और अब हमारा जो टारगेट है वो क्या रहेगा, इंशाल्लाह ताला। अब हमारा टारगेट ये है कि हम आने वाली इन क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह ताला कुछ रैंडम टॉपिक कवर कर रहे होंगे फ्रॉम मिसकेलेनियस बायोलॉजी। ठीक है, देखो मैंने लास्ट क्लास में भी तुम लोगों को बताया था कि जो मिसकेलेनियस बायोलॉजी के टॉपिक्स है ना, अगर आप बाय लर्निंग ऑब्जेक्टिव जाएं वो तो बहुत ही कम है, लेकिन उनकी फर्दर डिटेल्स में जाएं तो ईच एंड एवरी टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए आज हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे मिसकेलेनियस बायोलॉजी का, और साथ ही साथ कुछ टॉपिक्स आज इंशाल्लाह करेंगे। ये देखो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बिकॉज आई डोंट हैव दी हैबिट टू लीव एनी टॉपिक। तो इसमें आपको अपने दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह बस आप इस बात पर फोकस करें, इस बात की कोशिश करें कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए कि जो टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, और ये हमें इस टॉपिक को समझना है। तो टॉपिक बाय टॉपिक लर्निंग हमने करनी है इंशाल्लाह ताला, और टॉपिक बाय टॉपिक लर्निंग के हिसाब से ही हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है नहीं? तो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन द डिस्कशन बिस्मिल्लाह करके। ठीक है, मेरे ख्याल है यू कैन सी माय वीडियो एज वेल, एंड लेट्स बिगिन बिस्मिल्लाह। तो मेरे बच्चे, मिसकेलेनियस बायोलॉजी में जो हम प्रायोरिटाइज करेंगे फ्यू टॉपिक्स को शुरू में, लेट मी गिव द लिस्ट ताकि तुम लोगों के पास लेआउट हो, तुम लोगों के पास आइडिया हो। ठीक है, ये सारे एक दूसरे से, कुछ टॉपिक्स कनेक्टेड हैं, कुछ टॉपिक डिफरेंट हैं, तो इसलिए टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, एंड बहरहाल इंपॉर्टेंट सारे हैं। तो वी आर गोइंग टू डू टॉपिक्स लाइक सेल डिविजन, we'll be doing topic like म्यूटेशन। ठीक है जी, एबनॉर्मल डिवीजन। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे से मुराद ये कि एक एक क्लास में हम मल्टीपल टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक्स यूजुअली क्या होता है, जब आपने अच्छे से कवर नहीं किए होते तो जो जो एक एज आपको होता है पास पेपर्स करते हुए या दूसरे स्टूडेंट से जो कि ऊपर ऊपर से कवर कर रहे होते हैं चीजों को, वो एज आप लूज कर देते हैं। तो इंशाल्लाह ये एज आपके पास जरूर रहेगा। सेल डिवीजन हो गई, म्यूटेशन हो गई, एबनॉर्मल डिवीजन हो गई, इसी तरह अल्लाह आपको भला करे वेरिएशन हो गया, वेरिएशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा सिलेक्शन एंड एवोल्यूशन हो गया, जिसके अंदर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो गया, नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इस तरह के टॉपिक्स को हम टारगेट करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से कुछ कनेक्टिविटी के साथ हैं, कुछ बिल्कुल ही अलग हैं। तो इसलिए ये हमारा जो है ना वो एम होगा। याद रखिए, मैं बार बार बता रहा हूं, ये चैप्टर्स नहीं है, दीज आर टॉपिक्स। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं मेरे बच्चे, तो इसलिए बी वेरी थॉटफुल ऑफ दिस कि ये चैप्टर्स के नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, ये आपके जो मिसकेलेनियस सेक्शन है, जो आपके बायोलॉजी के एंड का जो सेक्शन है, तो वो सेक्शन का मेरे बच्चे ये थोड़ा सा उसमें से उसमें शामिल मल्टीपल टॉपिक्स हैं। ठीक है जी, तो मेरे बच्चे आज हम लोग बिस्मिल्लाह करने जा रहे हैं अपने पहले टॉपिक से, विच इज सेल डिवीजन। इन तमाम टॉपिक्स में अगर सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आप फ्रीक्वेंटली देखेंगे तो सेल डिवीजन के क्वेश्चंस नजर आते हैं। तो इसलिए आज एवरीबडी हु इज ज्वाइनिंग नाउ, ठीक है बच्चे, एक तो जोक दर जर जोक दर जोक ज्वाइन कर रहे होते हैं, ग्रुप बाय ग्रुप ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो इसलिए लेट आने वालों को फिर बाद में मसला होता है, तो चैट में आप एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं। तो हम आज का हमारा जो अब आगे का लेआउट है बेटा, वो ये टॉपिक्स है ना, ये सारे टॉपिक्स अलग अलग चैप्टर्स के हैं। फॉर एग्जांपल कुछ टॉपिक इनहेरिटेंस के हैं, कुछ टॉपिक न्यूक्लियर डिवीजन से आ रहे हैं, तो आपको उसके डिटेल में नहीं जाना, आपको इनको एज अ टॉपिक एंटरटेन करना है। एवरीबडी क्लियर यहां तक? क्या तमाम बच्चों को यहां तक का लेआउट क्लियर होता है कि किस लेआउट पर आज की क्लास हम कंडक्ट करने जा रहे हैं? ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। चलो भी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा बेटा, मैं एक वक्त में चैट नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने वीडियो का वो थम पिन पिन किए हुई साइड में, तो इसलिए चैट में बातें लिखकर बार बार अपने आप को भी परेशान ना करें और डिस्टरबेंस भी ना करें, बार बार पॉप होता रहेगा। मैं चैट देखता रहूंगा फॉर एनी क्वेश्चन जब मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, लिसन वेरी केयरफुली।
तो मेरे बच्चे बिस्मिल्लाह करते हैं सेल डिवीजन से। आज का पहला टॉपिक जो मैं और आप लोग मिलकर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये सेल डिवीजन है। इससे आप देखो, ये छोटे छोटे टॉपिक्स करते जाओगे ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से और बढ़ता जाएगा। और जो जो थोड़ी बहुत जो क्या कहें गैप्स हैं, जो विंडोज हैं जो बाकी हैं, वो फिल होती जाएंगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से टॉपिक सेल डिवीजन। आई होप कि तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा और आसान टॉपिक साबित होगा। देखो, सबसे पहले जब सवाल पैदा होता है सेल डिवीजन, व्हाट इज सेल डिवीजन, सेल डिवीजन क्या है, तो एज द नेम सजेस्ट, मैं छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लिखता भी जाता हूं। द प्रोसेस बाय विच सेल इंक्रीज इट्स नंबर। सिंपल। वो प्रोसेस जिससे कोई सेल अपना नंबर इंक्रीज करता है इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ठीक है ना। व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल डिवीजन इज द प्रोसेस जिसके थ्रू कोई सेल अपना नंबर बढ़ाता है। भाई एक सेल एक से दो होगा, दो से चार होगा, चार से आठ होगा। तो ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? सेल डिवीजन। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, द प्रोसेस बाय विच सेल इंक्रीजेस इट्स, बोलते जाओ, नंबर इज कॉल्ड सेल डिवीजन। अब जिस तरह से मैं तुम्हें इसको डिवाइड करके बता रहा हूं, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, उसी तरह से नहीं बेटा ईमान, दिस इज नॉट रिप्रोडक्शन। मुझे शक था कि कोई ना कोई, मैंने इसीलिए चैट खोली कि जनाब इसको बच्चे रिप्रोडक्शन में मर्ज कर देते हैं। बेटा रिप्रोडक्शन तो बिल्कुल ही अलग चीज थी ना। रिप्रोडक्शन में तो हमने कहा था कि ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बनाता है। रिप्रोडक्शन कहां से हो गई? रिप्रोडक्शन में तो हमने कहा था एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म बनाता है। इसलिए रिप्रोडक्शन में घुसा मत देना इस आइडिया को। ये समझना बेटा तमाम बच्चों, अक्सर बच्चे ये गलती कर बैठते हैं कि वो डिवीजन को रिप्रोडक्शन में मर्ज कर देते हैं। बेटा दैट्स नॉट करेक्ट। आप रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हो, वहां जाके देखो रिप्रोडक्शन हमने क्या कहा था। वो प्रोसेस था जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म अपना नंबर बढ़ाता है, यानी अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म बढ़ाता है। ठीक है जी। तो सेल डिवीजन। अब मेरे बच्चों, सेल डिवीजन आपकी बॉडी में दो तरह से होती है। सेल डिवीजन आपकी बॉडी में दो तरह से होती है। एक जिसे हम कहते हैं नॉर्मल डिवीजन, और एक जिसे हम कहते हैं एबनॉर्मल डिवीजन। जो आइडिया मैं तुम लोग को दे रहा हूं, कोशिश करो उसी आइडिया के हिसाब से याद करो, ताकि कंसेप्ट बहुत स्टेप बाय स्टेप तरीके से बैठे। ठीक है जी। दोबारा से, तो मेरे बच्चे हमने क्या कहा? सेल डिवीजन आज का हमारा टॉपिक है। सेल डिवीजन क्या होती है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू सेल अपना नंबर बढ़ाता है, इसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन दो तरह की होती है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल डिवीजन क्या है? देखो, नॉर्मल डिवीजन वो डिवीजन है जो खुद ब खुद नहीं हो रही हो, बल्कि इट इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड, जेनेटिकली कंट्रोल्ड स्लैश रेगुलेटेड। यानी ऐसी सेल डिवीजन जिसको, जो खुद ब खुद अपनी मर्जी से ना चल रही हो, जो खुद ब खुद अपने मन चाहे अंदाज से ना चल रही हो, बल्कि ऐसी सेल डिवीजन जिसको जीन्स, जिसको हमारी बॉडी में मौजूद डीएनए, जिसको हमारी बॉडी में मौजूद जीन्स बाकायदा सुपरवाइज कर रही हो, कब डिवीजन स्टार्ट करानी है, कब रोकनी है, सही से स्टेप्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देखो, रेगुलेटेड किसे कहते हैं? आप कहते हैं ना, बाज घर होते हैं, बाज कंपनीज होती हैं जहां रेगुलेटेड माहौल होता है, रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड माहौल होता है। क्या मतलब होता है? कि हर चीज पर चेक एंड बैलेंस रखा जाता है कि भाई एम्प्लॉय जो आया है, ऐसा तो नहीं कि वो टाइम पास कर रहा है, काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा, घर में सब टाइम पे उठ रहे हैं, नाश्ता खाना टाइम पे हो रहा है, ये रेगुलेशन होती है। तो ऐसी डिवीजन जिसको हमारी जीन्स क्या करती हैं, बाकायदा सुपरवाइज करती हैं कि वो कब स्टार्ट करनी है, कब तक करनी है, उसका हर एक स्टेप सही से हो रहा है नहीं हो रहा, ये इसे कहते हैं जेनेटिकली कंट्रोल्ड डिवीजन, जो कि नॉर्मल कहलाती है, क्योंकि उसको कंट्रोल्ड वे में कराया जा रहा है। जबकि अगर ये जेनेटिक कंट्रोल खत्म हो जाए, अगर ये जेनेटिक कंट्रोल क्या हो जाए बेटा, खत्म हो जाए, ब्रेक हट जाए, सुपरविजन हट जाए। आप सोचो, इमेजिन करो एक कंपनी को, इमेजिन करो एक कंपनी को जहां सुपरवाइजर ही नहीं है, जहां कोई देखने वाला ही नहीं है, या जहां आप अपने घर को इमेजिन कर लो, घर में अम्मा अब्बा है ही नहीं, अम्मा अब्बा गए हुए घूमने के लिए, महीने के बाद आएंगे, कोई देखने वाला, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। दिल पर हाथ रख के सोचो, क्या तुमने हशर नशर करना है? ना उठने का टाइम होगा, ना खाने का टाइम होगा, ना पीने का टाइम होगा, ना पढ़ने का टाइम होगा, सारा निजाम बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर या एक कंपनी के अंदर अगर रेगुलेशन ना हो, सुपरविजन ना हो, तो एम्प्लॉय जब चाहे आए, जब चाहे ना आए, छुट्टी करे, काम करे ना करे,
तो बिल्कुल इसी तरह जब हमारी बॉडी में सेल डिवीजन में जेनेटिक कंट्रोल खत्म हो जाता है या जेनेटिक कंट्रोल जो है वो हट जाता है, तो इस डिवीजन को हम कहते हैं एबनॉर्मल डिवीजन। मेरे बच्चे, एबनॉर्मल डिवीजन का जो ये प्रोसेस है ये कहलाता है एमाइटोसिस। एबनॉर्मल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है बेटा? एमाइटोसिस। और इस एमाइटोसिस के नतीजे में पैदा होता है कैंसर। क्या पैदा होता है? कैंसर। व्हाट इज कैंसर, ये हम आगे जाके पढ़ाएंगे भी आपको इसी टॉपिक के एंड में, लेकिन अभी ज्यादा डिटेल में फिलहाल नहीं जाना। हमने क्या कहा? अगर डिवीजन नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, उसमें जेनेटिक कंट्रोल खत्म हो जाएगा, सेल्स अपने मर्जी से डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे, और जब वो अपनी मर्जी से डिवाइड होंगे तो वो प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, प्रॉपर जो है ना नॉर्मल तरीके से डिवीजन को फॉलो नहीं करेंगे, जिससे वो जो एबनॉर्मल और अनइक्वल तरीके से फॉर्म होंगे, जो बेकार होंगे, हड़हराम होंगे, बेगैरत होंगे, उन सेल्स वो बनते जाएंगे लेकिन काम कोई नहीं करेंगे। इस प्रोसेस को हम एमाइटोसिस कहते हैं, और इससे क्या पैदा होता है? कैंसर। जिस भी शख्स में कैंसर है, कैंसर इज अ रिजल्ट ऑफ, बोलो, कैंसर इज अ रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल डिवीजन और नॉर्मल डिवीजन। कैंसर इज अ रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल डिवीजन। किसी भी तरह का कैंसर हो, कैंसर आगे भी आएगा टॉपिक में, लेकिन अभी के लिए बड़ा आसान है। कैंसर क्या होता है तमाम बच्चों, ओ लेवल्स वालों, मेरे पास प्यारे नौने हालों? एबनॉर्मल डिवीजन, जब बॉडी में किसी भी वजह से जेनेटिक कंट्रोल डिवीजन का खत्म हो जाए तो वो एबनॉर्मल डिवीजन किसको पैदा करती है? कैंसर को। जबकि जो जेनेटिकली कंट्रोल डिवीजन है, जिसको हम नॉर्मल डिवीजन कह रहे हैं, वो हमारी बॉडी में दो तरह से होती है। अब सब बताएंगे कौन सी दो तरह से होती है बेटा। एक प्रोसेस जिसको आपने सुन रखा है माइटोसिस, और एक प्रोसेस जिसको आपने सुन रखा है मियोसिस के नाम से। तो अब समझ आई डिवीजन, कि अब सर ने क्या कंसेप्ट दिया कि सेल डिवीजन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें सेल क्या होते हैं बेटा? डिवाइड होते हैं। वो प्रोसेस जिसमें सेल डिवाइड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। सेल डिवाइड होकर अपना नंबर बढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। लेकिन मेरी जान, फिर मैंने क्या बताया कि सेल डिवीजन हमारी बॉडी में दो तरह की है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल डिवीजन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है, उसमें हर स्टेप को चेक एंड बैलेंस में रखा जाता है कि कौन सा स्टेप सही हो रहा है, कौन सा स्टेप गलत हो रहा है, और उसको ठीक किया जाता है, गलतियों को अवॉइड किया जाता है। और ऐसी डिवीजन कितनी तरह से होती है, जल्दी जल्दी बोलते जाओ? दो तरह से, माइटोसिस एंड मियोसिस। हाउ एवर, जो अगर किसी वजह से जेनेटिक कंट्रोल खत्म हो जाए तो वो डिवीजन एबनॉर्मल हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम एमाइटोसिस कहते हैं, जिससे क्या पैदा होता है बेटा? कैंसर। तो अब हमने पहले क्या डिस्कशन करनी है? पहले डिस्कशन करनी है हमने माइटोसिस और मियोसिस के बारे में, और ये मैं तुम्हें कंपैरिजन में कराऊंगा, एक चार्ट में कराऊंगा, ताकि एक याद हो तो दूसरा भी फटाफट याद हो जाए। एंड देन फिर हम थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से डिस्कशन करेंगे एमाइटोसिस या जिस कैंसर की। ठीक है? तो अब आप क्या करें, एक फ्रेश पेज पर आ जाएं, और फ्रेश पेज पे दो कॉलम बना लें। देखिए, माइटोसिस और मियोसिस बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पर हमने समझना है, बट हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। एक तरफ हेडिंग बना लेंगे माइटोसिस, और एक तरफ हेडिंग बना लेंगे मियोसिस। ठीक है जी? माइटोसिस और मियोसिस। सबसे पहले तो आ जाती है बेटा डेफिनेशन, कि माइटोसिस या मियोसिस को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है जी? तो मेरे बच्चे सुनिएगा डेफिनेशन। कोई है जो डिफाइन करेगा? चैट में चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए यहां पर साथ साथ डिफाइन भी करता जाता हूं। देखो, माइटोसिस हो या मियोसिस हो, दोनों सेल डिवीजन है गाइस एंड गर्ल्स। तो माइटोसिस को कैसे डिफाइन करते हैं? सेल डिवीजन इन विच a single parent cell divides to form, cell division in which a single parent cell divides to form two genetically identical डॉटर सेल्स। कैसे डिफाइन करते हैं मेरा बच्चा? वो सेल डिवीजन, वो सेल डिवीजन जिसमें, लेट मी शो यू डायग्राम, वो सेल डिवीजन जिसमें एक पेरेंट सेल जब डिवाइड हो तो उससे कितने डॉटर सेल बने बच्चों? एक पेरेंट सेल के डिवाइड होने से, बोलो, दो डॉटर सेल बने। यानी एक सेल के डिवाइड होने से दो सेल आए, और दोनों अपने पेरेंट सेल की डिट्टो आइडेंटिकल कॉपी हो।
क्या हो, आइडेंटिकल कॉपी हो। अगर पेरेंट सेल 2n है, 2n किसको कहते हैं हम लोग, डिप्लॉयड को। पेरेंट सेल अगर डिप्लॉयड है, इसका मतलब थोड़ी आगे जाके बताता हूं, अभी यूं समझो कि अगर पेरेंट सेल का, डिप्लॉयड का वर्ड हटा देता हूं 2 मिनट के लिए, खामा खामा कंफ्यूजन हो जाएगी फौरन, अभी आगे जाके समझाऊंगा डिप्लॉयड का क्या मतलब होता है। अभी समझो, हमने क्या कहा, जेनेटिकली आइडेंटिकल, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें क्या होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल बनेंगे। तो उसको मैं कैसे दिखा सकता हूं कि अगर पेरेंट सेल 2n के साथ रिप्रेजेंट हुआ है, इस तरह से पास पेपर में बहुत आता है, तो डॉटर भी क्या बनेंगे बेटा, क्योंकि जेनेटिकली आइडेंटिकल है तो डॉटर भी 2n वाले ही बनेंगे। यानी जितने, ये असल में 2n और n से क्रोमोसोम का नंबर रिप्रेजेंट होता है। तो चूंकि डॉटर सेल्स क्या हैं, बिल्कुल अम्मा अब्बा वाले सेल जैसे हैं, बिल्कुल जो पेरेंट सेल जैसे हैं, तो अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर फॉर एग्जांपल 66 था, तो डॉटर में भी कितना कितना आएगा, 66। पेरेंट में 46 था, तो डॉटर में भी कितना आएगा, 46। तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई अगर यहां 2n था तो यहां भी 2n और 2n आएगा। और इसी तरह अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर कोई डिफरेंट वैल्यू थी, वैल्यू n वैल्यू थी, तो फिर डॉटर में भी क्या होगा बेटा, बोलिए, वैल्यू n ही आएगी। यानी आसान लफ्जों में कंसेप्ट देने का मकसद यहां पर क्या है कि माइटोसिस में क्या होता है एवरीबॉडी, कि पेरेंट सेल में जितने भी क्रोमोसोम होंगे, डॉटर में उस उतने ही क्रोमोसोम आएंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन ही क्या लिखी है, बोलो एवरीबॉडी, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म टू जेनेटिकली, दो इंपॉर्टेंट बातें, दो होंगे और जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, यानी बिल्कुल आपस में भी मिलते जुलते होंगे और पेरेंट से भी मिलते जुलते होंगे, आपस में भी सेम होंगे, पेरेंट से भी सेम होंगे, आपस में भी सेम होंगे, पेरेंट से भी सेम होंगे। आर यू गेटिंग दिस बच्चों, आर यू गेटिंग दिस आइडिया बेटा, आपस में भी सेम होंगे, पेरेंट से भी सेम होंगे। चलो, जबकि बेहतर समझ कब आएगा, जब मैं मियोसिस लिखूंगा। बेटा मियोसिस की गेम बिल्कुल डिफरेंट है, लिखेंगे सेल डिवीजन in which a single parent cell divides to form four genetically non-identical daughter cells। क्या कहा मैंने बेटा, ऐसी सेल डिवीजन जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होगा तो, बोलो बेटा, 4 सेल बनेंगे जो बिल्कुल पेरेंट से अलग होंगे, जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल होंगे। क्या मतलब, अगर मैं तुम्हें यही दिखाऊं, तो अगर पेरेंट सेल यहां समझना, अगर पेरेंट सेल यहां 2n वाला था, तो इससे कितने डॉटर बनेंगे, बोलो बेटा, कितने डॉटर बनेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 सेल बनेंगे। और क्या चारों चारों सेल जो है अम्मा अब्बा जैसे होंगे, नहीं, अम्मा अब्बा से डिफरेंट होंगे। अगर अम्मा अब्बा में क्रोमोसोम का नंबर 46 था, तो डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 46 नहीं आएगा, बल्कि हाफ हो जाएगा। अगर यहां 46 था, तो यहां कितने कितने वाले बनेंगे, 23 वाले। देखो यहां पर अगर 40 माइटोसिस हो रही है सेल में, तो 46 क्रोमोसोम से डॉटर में भी कितने कितने आएंगे, 46। अगर माइटोसिस हो रही है 23 क्रोमोसोम वाले में, तो डॉटर सेल में भी कितने आएंगे, 23। लेकिन यहां पर हम क्या दिखा रहे हैं कि अगर मियोसिस हो रही है एक ऐसे सेल में जिसमें 46 क्रोमोसोम है, तो डॉटर में फिर हाफ नंबर हो जाएगा, 2n से n हो जाएगा, तो n क्या बनेगा, 46 का हाफ, 23। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। देखो जब तुम्हें डेफिनेशन पता होती है कि इसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल बनेंगे और इसमें जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल बनेंगे, तो ये बात याद रखना वैसी ही आसान हो जाती है कि क्रोमोसोम का नंबर कहां सेम होगा और कहां पर डिफरेंट होगा, कहां पर सेम होगा, कहां पर डिफरेंट होगा। तो कहां सेम होगा बच्चों, पेरेंट्स माइटोसिस में। कहां डिफरेंट होगा बच्चों, मियोसिस में। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। देखो अक्सर होता ही, आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि अगर जितना नंबर यहां दिखाया हुआ है, अगर सेम नंबर यहां है, फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, ये मुझे बताओ क्या हो रही है, 66 से मैं तुम्हें दिखाऊं 66 व्हाट इज दिस प्रोसेस शोइंग, माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, ऑब्वियसली माइटोसिस। और अगर मैं तुम्हें दिखाऊं 66 और फिर इवेंचुअली ऐसे करके दिखा के मैं तुम्हें दिखा दूं
33 अब तुम क्या कहोगे, ये माइटोसिस है कि मियोसिस है? जैसे ही तुम देखोगे बेटा कि क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गया है, यू विल कॉल इट मियोसिस। क्योंकि हमने क्या कहा कि माइटोसिस में तो पेरेंट जैसे ही क्रोमोसोम बनते हैं, पेरेंट जैसा ही सेल बनता है, मियोसिस में डिफरेंट बनते हैं। अब फौरन सवाल ये पैदा होगा कि सर अच्छा डिफरेंट बनते हैं तो कौन सा प्रोसेस कहां होता है? याद रखें, दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, माइटोसिस occurs in all body स्लैश सोमैटिक सेल्स। वरीशा अदनान, माइटोसिस कहां होती है? हमारे बॉडी में सर से लेकर पांव तक, स्किन में, लिवर में, किडनी में, हार्ट में, बोन में, ब्रेन में, ये पूरी बॉडी के अंदर जो सेल डिवीजन चल रही है वो कौन सी चल रही है बेटा? माइटोसिस चल रही है। बॉडी सेल्स को क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल्स भी कहा जाता है। बॉडी सेल स्लैश सोमैटिक सेल। यानी अगर ब्रेन में डिवीजन होगी तो कौन सी डिवीजन होगी? माइटोसिस। स्किन में डिवीजन होगी, कौन सी डिवीजन होगी? माइटोसिस। बोन में डिवीजन होगी, कौन सी डिवीजन होगी? माइटोसिस। भाई ये माइटोसिस ही तो है। अगर सोचो स्किन में माइटोसिस नहीं हो रही होती तो स्किन में जब कट लगता है तो उस कट लगने के बाद वैसा ही सेल आता है कि डिफरेंट सेल आ जाता है? बताओ भाई। अगर स्किन में कोई डैमेज या बोन फ्रैक्चर होती है तो बोन फ्रैक्चर होने के बाद बोन की जगह बोन ही आती है, किडनी आ जाती है? हाँ भाई, बोन की जगह बोन आती है, किडनी आ जाती है। जाहिर है कि बोन आ जाती है। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि माइटोसिस एक ऐसी डिवीजन होती है जिसमें जैसा पेरेंट सेल वैसा ही डॉटर सेल। क्या ख्याल है? जैसा पेरेंट सेल वैसा ही डॉटर सेल। लेकिन मियोसिस कहां होती है बेटा? मियोसिस ओनली अकर्स, हर जगह नहीं हो रही, ओनली अकर्स इन गोनैड्स। मियोसिस सिर्फ कहां होती है बेटा? गोनैड्स। गोनैड्स क्या होते हैं बेटा? मेल के गोनैड्स क्या हैं? मेल के गोनैड्स क्या हैं? हम अपनी बात करें तो टेस्टिकल, इंसानों की बात करें, एनिमल्स की बात करें तो टेस्टिकल, और प्लांट की बात करें तो एंथर। प्लांट में मेल पार्ट अभी पढ़कर आए हो, क्या होता था? एंथर। अगर फीमेल की बात करें तो गोनैड्स कहाँ होते हैं? अगर फीमेल की बात करें तो ओवरी, और अगर प्लांट वाली फीमेल की बात करें तो उसमें ओव्यूल। समझना मेरे बच्चे, मियोसिस पूरी बॉडी में नहीं होती, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, सिर्फ कहां होती है? स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स में जिनको गोनैड्स कहते हैं। यानी हमारी बॉडी में सिर्फ जो ओवरीज हैं उनके अंदर जो डिवीजन हो रही है वो मियोसिस है। इसी तरह हमारी बॉडी में जो टेस्टिकल्स हैं उनमें जो डिवीजन हो रही है वो मियोसिस है, जिसके नतीजे में स्पर्म और एग बनते हैं। ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ मैं बता रहा हूं, लिसन वेरी केयरफुली। बच्चे ना समझते हैं, इसमें ना एक मिसकंसेप्शन आती है बच्चों को। वो क्या आती है? वो समझते हैं कि सर ने बताया है कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उनमें मियोसिस हो रही है। मैंने ये नहीं कहा कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में मियोसिस हो रही है, मैंने कहा स्पेसिफिकली जो टेस्टिकल है उनमें हो रही है। मैंने कहा स्पेसिफिकली जो ओवरी है उसमें हो रही है। भाई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो फीमेल में यूट्रस भी होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो वेजाइना भी होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो यूरेथ्रा भी होता है, पीनिस भी होता है। तो क्या उनमें मियोसिस होगी? ये एग्जामिनर फंसाता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ऐसे गधे बच्चे मार्केट में मौजूद हैं जो इसको समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में मियोसिस हो रही है। तो इसलिए वो क्या करता है कि वो एग्जामिनर ना आपको एमसीक्यू में देता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर मियोसिस टेक्स प्लेस, और ऑप्शन दे देता है यूट्रस। अब बच्चा कहता है ओहो यूट्रस तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फीमेल का, इसमें मियोसिस लिख देता है। इसीलिए मैंने वाज़ेह तौर पे लिखा, मैंने कहीं लिखा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मैंने लिखा गोनैड्स। गोनैड्स क्या है? मेल के टेस्टिकल, फीमेल की ओवरी। प्लांट के अंदर मेल का एंथर, फीमेल का ओव्यूल, इनके अंदर जो है वो मियोसिस हो रही है। बाकी तमाम बॉडी में क्या होती है बेटा? सिर्फ और सिर्फ बोलो, माइटोसिस होती है। बाकी तमाम बॉडी में क्या होती है बेटा? माइटोसिस होती है। तो मेरे बच्चों, सेल डिवीजन इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल इज व्हाट वी कॉल्ड, बोलते जाओ, माइटोसिस। वो सेल डिवीजन जिसमें डिवाइड होंगे टू फॉर्म फोर जेनेटिकली आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल सेल, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? मियोसिस। माइटोसिस कहां हो रही है? पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी के तमाम सेल्स में क्या हो रही है बच्चों? माइटोसिस हो रही है, सर से लेकर पांव तक, सिवाय 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 एक्सेप्ट गोनैड्स। नॉट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक्सेप्ट गोनैड्स। ठीक हो गया? अब मुझे बताओ, इसी फ्लो चार्ट से तुम्हें नजर आ रहा होगा कि मुझे बताओ क्या माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा? अगर जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं तो क्या क्रोमोसोम का नंबर बिटवीन पेरेंट एंड डॉटर चेंज होगा?
यूज योर कॉमन सेंस। नो। बट व्हाट हैपेंस इन मियोसिस? क्या मियोसिस में हमने देखा 2n से n हो गया, 66 था तो 33 हो गया, 46 था तो 23 हो गया, 50 था तो 25 हो जाएगा। तो आप नॉन आइडेंटिकल बनाने जा रहे हैं, इसका मतलब यहां क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? चेंज। यहां क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा। तो अगला पॉइंट बड़ा आसान हो गया, लिखेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर। यहां क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम reduces to half from parent to डॉटर। अब एक और बात का कॉमन सेंस, यहां तक उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। एक और बात का कॉमन सेंस मुझे बताओ बेटा, मुझे ये बताओ कि माइटोसिस में हमने क्या कहा? आइडेंटिकल सेल बन रहे हैं कि नॉन आइडेंटिकल बन रहे हैं? बोलते जाओ। आइडेंटिकल है कि नॉन आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल है माइटोसिस में कि नॉन आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा कि जीन के साथ, जीन्स के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे, कोई नए कॉम्बिनेशंस बनाएंगे? है भाई। अगर नए जीन्स क्या होती है बेटा? जीन्स तो हमारी बॉडी के फंक्शंस कंट्रोल करती हैं। अगर मैंने जीन के साथ छेड़छाड़ की तो फंक्शन भी चेंज होगा, कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज होगा। स्किन की जगह स्किन ही लानी है, बोन की जगह बोन ही लानी है, किडनी की डैमेज में किडनी लानी है, लिवर की जगह लिवर ही लाना है। तो यहां पर तुम्हें क्या लगता है कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता होगा? नहीं होता होगा। लेकिन क्या मियोसिस में देखो, मियोसिस में हमने क्या कहा? जेनेटिकली चेंज आ रहा है, क्रोमोसोम नंबर भी चेंज हो रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या यहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आएगा या नहीं आएगा? नेचुरली आएगा। और इसी वजह से तुम्हारे अब्बा के टेस्टिस में जो मियोसिस हुई, अम्मा के ओवरीज में जो मियोसिस हुई जिससे एग और स्पर्म बने, उनकी फ्यूजन से मैं और तुम बने। तो मैं और तुम क्या बिल्कुल अम्मा अब्बा जैसे हो? हैं? हम क्या बिल्कुल अपने अम्मा अब्बा जैसे होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अब्बा का स्पर्म किससे बना? अब्बा के टेस्टिकल में बना ना, तो किससे बना? मियोसिस से। अम्मा के एग किससे बने? मियोसिस से। एग और स्पर्म किससे बने गाइस एंड गर्ल्स? मियोसिस से। तो जाहिर है ये डिफरेंट थे, इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुए थे और फिर इनके फ्यूजन से मैं और आप बने। तो हमारे अंदर नए कैरेक्टर्स हैं। हम में से कोई भी, सिर्फ बॉलीवुड में होता है कि अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन निकल आया है जी, वो शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान ही निकल आया। मेडिकली ये मुमकिन नहीं है। मेडिकली ये मुमकिन नहीं है कि जैसे अब्बा हो बिल्कुल वैसा ही बच्चा पैदा हो जाए। ये साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पर्म किससे बन रहा है? मियोसिस से बन रहा है, तो वो जेनेटिकली चेंज जाएगा। एग किससे बन रहा है? मियोसिस से बन रहा है, तो वो जेनेटिकली चेंज जाएगा। तो आपने अपने अम्मा अब्बा से मिलते जुलते फीचर्स तो प्रेजेंट हो सकते हैं, बट यू कैन नॉट बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू योर पेरेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या मैं यहां लिख सकता हूं आपकी इजाजत से? नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स, यस और नो? कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं आएगा। और यहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, अच्छा इस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का ना एक नाम है, मैं लिखवा देता हूं, कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। जो मियोसिस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आता है यानी जीन्स के नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर अकर्स। यहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है जी। अच्छा अब एक और बात को रिलेट करो। जब यहां पर मैं कोई जेनेटिक चेंज नहीं ला रहा, जब मैं यहां पर कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं कर रहा, तो क्या वैरायटी ऐड होगी? क्या वैरायटी पैदा होगी माइटोसिस से? बताओ बेटा। क्या माइटोसिस से वैरायटी, नई नई वैरायटीज पैदा होने का चांस है माइटोसिस में? बोलो। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि माइटोसिस में जीन्स में चेंज ही नहीं आ रहा। जब चेंज नहीं आ रहा तो
कोई वैरायटी नहीं। लेकिन क्या मियोसिस से वैरायटी नहीं आ रही? क्या तुम्हारे बहन भाई सब अलग अलग वैरायटी के नहीं है? तुम्हारी नस्लों में वैरायटी नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। कोई गोरा पैदा हो रहा है, कोई काला पैदा हो रहा है, कोई सांवला पैदा हो रहा है, ब्राउन पैदा हो रहा है। किसी का मेटाबॉलिज्म ज्यादा तेज है, किसी का स्लो है। कोई फेयर कॉम्प्लेक्शन वाला है, कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला है। किसी की हेयर ग्रोथ अच्छी है, किसी की हेयर ग्रोथ कमजोर है। किसी की प्यूपिल ब्राउन आयरस ब्राउन कलर की है, किसी की हेजल कलर की है, किसी की ब्लू कलर की है। किसी के बॉडी पोस्चर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा है, किसी का बॉडी पोस्चर नैरो है। किसी की स्किन क्वालिटी बेहतर है, किसी की स्किन क्वालिटी पुअर है। किसी की हेयर ग्रोथ ज्यादा है, किसी की हेयर, ये अपने बहन भाइयों में देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? ऐसा नहीं कि पड़ोसी की बहन भाइयों से, तुम्हारे अपने बहन भाइयों में सब फर्क है या नहीं है? किस वजह से है बोलो? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से। किस वजह से है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से। यस और नो? तो इसका मतलब क्या मैं आपकी इजाजत से यहां लिख सकता हूं कि माइटोसिस डज नॉट रिजल्ट इन वेरिएशंस और डायवर्सिटी? माइटोसिस की वजह से वेरिएशन या डायवर्सिटी नहीं आती, जबकि मियोसिस की वजह से हम क्या कहते हैं? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशंस, बोलते जाना बेटा, एंड वेरिएशन स्लैश डायवर्सिटी विच लीड्स टू एवोल्यूशन। यही डाइवर्सिटी तो होती है, यही चेंज तो आता है जिसे हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन ऑफ अ स्पीशी। एवोल्यूशन ऑफ अ स्पीशी। तो मेरे बच्चे ये सारी बातें रिलेट करना बिल्कुल भी अल्लाह ने चाहा तो मुश्किल तो नहीं लग रहा। सिंपल है ना भाई? जब आपने ये शुरू में कह दिया कि जेनेटिक आइडेंटिटी है तो वेरिएशन नहीं है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहां पर जब शुरू में कह दिया कि नॉन जेनेटिकल यानी जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल है तो वेरिएशंस भी आ गई, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी आ गए, क्रोमोसोम नंबर भी चेंज हो गए। अब एक और बात सुनना, कॉमन सेंस की बात है, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। कॉमन सेंस की बात है, तवज्जो देना बेटा। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, माइटोसिस मियोसिस के कॉलम को। मेरे बच्चे 2 मिनट के लिए सोचो कि माइटोसिस में हम जीन्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आपको ये तो फायदा लग गया कि यहां पर ये तो नुकसान लगा कि यहां तब्दीली नहीं आ रही। लेकिन जब हम जीन्स को छेड़ नहीं रहे तो क्या जेनेटिक लेवल पर एरर आने के चांसेस होंगे? माइटोसिस में जब हम जीन्स को छेड़ नहीं रहे तो क्या जेनेटिक लेवल पर एरर आने के चांसेस होंगे? नहीं होंगे। लेकिन जब हम मियोसिस में वरीशा अदनान अली उस्मान, जब हम वेरिएशंस में ये मियोसिस में क्या कर रहे हैं? जीन्स को छेड़ रहे हैं, नए कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि कभी वो कॉम्बिनेशन गलत भी बन जाए? बोलो बेटा, कभी वो कॉम्बिनेशन गलत भी बन जाए। अशना, जोहरा, बोलो बेटा, इज दिस द पॉसिबिलिटी? यस। ठीक है ना? बिल्कुल देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो इसीलिए अगला पॉइंट क्या आ जाता है मेरे बच्चे? नो चांसेस, और टू बी एग्जैक्ट वेरी फ्यू चांस ऑफ जेनेटिक एरर स्लैश या और जेनेटिक एरर को क्या कहते हैं? म्यूटेशन। तो माइटोसिस में जेनेटिक एरर के चांसेस ना के बराबर होते हैं, जबकि हायर चांसेस ऑफ जेनेटिक एरर्स और म्यूटेशन। फिर मेरे बच्चे तुम्हें क्या लग रहा है, जीन्स के साथ छेड़छाड़ करना कोई आसान काम होने वाला है या कॉम्प्लिकेटेड काम होने वाला है? यूज करो, यूज करो, यूज करो। जीन्स के साथ छेड़छाड़ करना कोई मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड, और जब जीन्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है तो वो प्रोसेस सिंपल होगा। तो माइटोसिस इज अ सिंपल एंड रैपिड प्रोसेस
बच्ची कह रही है मियोटिक एरर की एग्जांपल दें। बेटा ये जितनी भी जेनेटिक डिजीजेस आती हैं, सिकल सेल एनीमिया हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गई, सब क्या है, मियोटिक एरर का ही तो नतीजा है बेटा। सिंपल एंड रैपिड प्रोसेस, जबकि ये क्या है बेटा, कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंदी प्रोसेस है। अभी तक क्या लग रहा है किसका अपर एज है? अभी तक तुम्हें इन पॉइंट से क्या लग रहा है, माइटोसिस और मियोसिस में से अपर एज किसका है? किससे हमारे अंदर वैरायटी आ रही है, किससे अंदर, किससे हमारे बॉडी में तब्दीलियां आ रही हैं? जी बेटा, व्हाट डू यू थिंक, हु हैज द अपर हैंड? अभी तक हमें यही लग रहा है कि मियोसिस हैज द अपर हैंड, विच इज करेक्ट, क्योंकि मियोसिस की अपनी एक बहुत बड़ी वैल्यू है ना, क्योंकि मियोसिस की वजह से ही इंसान या जानवरों में एवोल्यूशन आता है, वो बेटर होते चले जाते हैं। लेकिन बेटा हम माइटोसिस को, माइटोसिस अल्लाह ने इतने सारे सेल में रखी, ऑलमोस्ट सारे सेल में माइटोसिस हो रही है, तो अल्लाह ने ऐसी तो नहीं रख दी होगी। तो मेरे बच्चे मुझे बताओ, अगर हड्डी टूट जाती और माइटोसिस नहीं हो सकता तो हड्डी रिपेयर कैसे होती? मसल फट जाता, रिपेयर कैसे होता? तुम इत्तों से पैदा हुए थे, इत्तों से भी नहीं बल्कि अम्मा अब्बा के स्पर्म एग से एक 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 नुक्ते के बराबर थे। तुम कैसे ग्रो कर गए, तुम्हारा जाइगोट कैसे बड़ा हो गया, तुम एक पूरे इतने बड़े से इंसान, मैं 6 फुट 2 इंच का शख्स कैसे बन गया, एनिमल की बॉडी इतनी बड़ी कैसे हो गई, स्किन इतनी बड़ी कैसे हो गई, ग्रोथ कैसे हो गई, रिपेयर कैसे हो गई, हीलिंग कैसे हो गई? ये सब कैसे हो रहा है? हीलिंग कैसे हो रहा है, रिपेयर कैसे हो रहा है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे हो रही है? दिस इज ऑल प्योरली बाय माइटोसिस, यस और नो? दिस इज ऑल प्योरली बाय माइटोसिस। तो ऐसा नहीं है कि माइटोसिस को हल्के में ले सकते हो भाई, लाजमी सी बात है कि ठीक है उससे जेनेटिक वैरायटी नहीं आ रही, लेकिन हम क्या नहीं कह सकते कि माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। ग्रोथ किसकी वजह से होती है? मेरी बॉडी कैसे ग्रो कर रही है? माइटोसिस, माइटोसिस से। रिपेयर, अगर मेरी बॉडी में कोई रिपेयर की जरूरत है वो किससे होगा? मियोसिस से होगा क्या? मियोसिस से रिपेयर करेंगे। अगर एक जगह पर सेल डैमेज हो गए तो नए सेल्स कैसे लाओगे? मियोसिस से लाओगे ना बेटा। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, रिपेयर, हीलिंग एंड, क्योंकि माइटोसिस क्या होती है बेटा, एक रैपिड प्रोसेस है। तो मेरा बच्चा, मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि मीटिंग फूड डिमांड्स, प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही थी, मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, प्लांट के अंदर जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही थी, पढ़ा था हम लोगों ने बच्चों। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या थी प्लांट के अंदर? जिसमें हम स्टेम से प्लांट ग्रो करा रहे थे, जिसमें हम सिर्फ रूट से प्लांट ग्रो करा रहे थे, तो वो सारा क्या था? माइटोसिस था। और माइटोसिस चूंकि सिंपल प्रोसेस होता है तो क्या तेज होगा? जब तेज होगा तो माइटोसिस से प्लांट जल्दी 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 ग्रो करेगा। जब जल्दी जल्दी ग्रो करेगा तो क्या हमारी फूड डिमांड्स को मीट कर पाएगा? यस और नो? ठीक है जी। जबकि दिस प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन इन अ पॉपुलेशन और इन स्पीशी। मियोसिस से क्या आ रही है बेटा? स्पीशी के अंदर एवोल्यूशन आ रही है। एवोल्यूशन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें वक्त के साथ साथ स्पीशी में जेनेटिक चेंज आता रहता है एंड वी बिकम बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। आज का इंसान आप देखो कितना तेज दिमाग का है। आज का इंसान आप देखो एज कम है, उसके बावजूद भी कितना तेज दिमाग चलाता है, 60 साल में सब कुछ कर गुजरता है। तो ये मियोसिस के ही वजह से हो रहा है कि हर गुजरती जनरेशन के साथ चेंज आ रहा है। मुझे बताओ बेटा, माइटोसिस और मियोसिस का ये कंपैरिजन समझ आया? मियोसिस की इंपॉर्टेंस पर्टिकुलरली कहां आ जाती है बेटा? पर्टिकुलरली आ जाती है वैरायटी में, जिससे क्या पैदा होता है? एवोल्यूशन। और माइटोसिस की इंपॉर्टेंस कहां आ जाती है? ऑल दोज डेली प्रोसेसेस जिससे हम रोजमर्रा सामना कर रहे हैं। आर यू ऑल गुड टू गो गाइज एंड गर्ल्स? गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया, माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चलो मेरे बच्चे, अब ये तो बस बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह माइटोसिस और मियोसिस की। डिटेल्स ऑफ द प्रोसेसेस आर नॉट रिक्वायर्ड, इतना ही तुम्हें जानना था। अब लेट्स टॉक अबाउट एबनॉर्मल डिवीजन। एबनॉर्मल डिवीजन की बात करते हैं बेटा, हेडिंग बनाइएगा। बेटा होल्ड योर क्वेश्चन टिल द एंड ऑफ द क्लास प्लीज। एबनॉर्मल डिवीजन, यू मे राइट योर क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास, लिख लो। ठीक है। वाई माइटोसिस नीड फूड? बेटा माइटोसिस नीड फूड नहीं, फूड, ये जो प्लांट में जो ग्रोथ हो रही है तेजी से, वो माइटोसिस से हो रही है, जिसकी वजह से प्लांट तेजी से ग्रो करते हैं, जिससे हमारी फूड डिमांड पूरी हो रही है। ठीक है। मीट, माइटोसिस को फूड नहीं चाहिए बेटा। ठीक है। अब आ जाओ मेरे बच्चों,
ये कंसेप्ट मैं तुम्हें थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स के साथ दूंगा, लेकिन इंशाल्लाह समझ आ जाएगा अल्लाह के हुक्म से। तो मेरे बच्चे अब हेडिंग बनाइए, एबनॉर्मल डिवीजन। ये क्लिनिकली बड़ा तुम्हें फैसिनेट करेगा ये टॉपिक, लेकिन बस ज्यादा फैसिनेट मत हो जाना, वरना इस पर बहुत बात की जा सकती है। तुम्हारे सिलेबस के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में तो आधी लाइन का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जाहिर है आई एम नॉट द टीचर कि वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को बस मैं एक्सप्लेन कर दूं। जाहिर है उसका आगे पीछे तो बताना पड़ेगा ना, तभी तो समझ आएगा। तो मेरे बच्चे एबनॉर्मल डिवीजन का प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं, जो मैंने शुरू में तुम लोगों को समझाया था कि एक नॉर्मल और एबनॉर्मल डिवीजन में क्या फर्क होता है बच्चों। बेसिक डिफरेंस क्या होता है एक नॉर्मल और एबनॉर्मल डिवीजन में, बोलो। नॉर्मल डिवीजन इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड, एंड एबनॉर्मल डिवीजन पर जेनेटिक कंट्रोल नहीं होता। अब थोड़ा सा, पेरेंटल नहीं बेटा, जेनेटिक कंट्रोल। अब थोड़ा सा मैं ना कंसेप्ट समझाता हूं तुम लोगों को, थोड़ा सा ना, थोड़ा बैकग्राउंड समझाता हूं। देखो मेरा बच्चा, नॉर्मली क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ जीन मौजूद है जिसको हम कहते हैं रेगुलेटरी ग्रुप ऑफ जीन्स। रेगुलेटरी ग्रुप ऑफ जीन्स, एक ग्रुप ऑफ जीन मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, रेगुलेटरी ग्रुप ऑफ जीन्स, या जिनका ज्यादा बेहतर नाम है ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स, ये क्या है, रेगुलेटरी ग्रुप ऑफ जीन्स। इन जीन्स का काम क्या होता है, यही वो जीन्स हैं, यही वो जीन्स हैं तो क्या करती हैं, रेगुलेट सेल डिविजन। जो यही वो जीन्स हैं जो सेल डिवीजन को क्या कर रही होती है बेटा, रेगुलेट कर रही होती है। क्या मतलब, कब स्टार्ट कराना है, कब एंड करना है। इसको ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हारे एक कंपनी में बंदे काम कर रहे हैं, 40 लोग काम कर रहे हैं, 40 पीपल आर वर्किंग इन अ कंपनी, एंड देयर इज अ सुपरवाइजर ओवर देम। दीज आर दी सुपरवाइजर्स को ऐसे कंसेप्ट समझो बेटा, दीज आर दी सुपरवाइजर्स, ठीक है ना। अब सुपरवाइजर का क्या काम होता है कंपनी के अंदर, वो देखे कौन सा एम्प्लॉय टाइम पे आया है, कौन सा रेगुलरली लेट आ रहा है, जो लोग आ रहे हैं वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कहीं दरमियान में बंक तो नहीं कर रहे, ब्रेक लंच ब्रेक में बहुत लंबा लंबा तो नहीं चले जा रहे, वॉशरूम के बहाने बहुत लंबा टाइम तो जाया नहीं कर रहे, जो टारगेट्स उनको दिए जा रहे हैं वो पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अगर कोई शख्स उसमें गलती करेगा तो रेगुलेटर क्या करेगा, सुपरवाइजर क्या करेगा, उसको उसको समझाएगा, उसको एक्सप्लेन करेगा, उसको काउंसिल करेगा, और अगर वो नहीं समझेगा तो उसको निकलवाएगा या निकालेगा। ऐसा ही होगा ना, ये सुनो, बोलो बेटा, ऐसा ही होगा। एक नॉर्मल प्रोसेस बिल्कुल यही होता है बेटा। हमारे सेल डिवीजन में भी यही गेम चल रही है कि जो रेगुलेटरी ग्रुप ऑफ जीन है, जिनको हम ये कहते हैं ऑन्कोजीन्स, ये क्या करती हैं, सेल डिवीजन की जरूरत कब है, कब स्टार्ट करनी है, फिर सेल जब डिवाइड हो रहा है तो उसमें सारे स्टेप सही से पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे, सारे तरीके यानी जो जो रेगुलेशंस हैं, जो जो एसओपीज हैं, वो सब फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही। और अगर उनको लगता है कि कहीं पर वो सेल जो है मिस्टेक कर रहा है, तो उस वो मिस्टेक को करेक्ट करते हैं। यानी मैं इसको फ्लो चार्ट में समझाऊं कि रेगुलेट सेल डिवीजन इफ, यानी रेगुलेट सेल डिवीजन का मतलब कीप चेक एंड बैलेंस, कीप चेक एंड बैलेंस ऑफ डिवीजन प्रोसेस। ये पूरे डिवीजन प्रोसेस को कंट्रोल और रेगुलेट कर रही होती है। और अगर लेट्स से इफ एनी एरर अकर्स, अगर कोई एरर आ जाए सेल डिवीजन में, तो क्या होगा, दैट एरर विल बी, बोलो, रेक्टिफाइड। दैट एरर विल बी, बोलो, रेक्टिफाइड और करेक्टेड। क्योंकि रेगुलेट भाई, सुपरवाइजर ठीक है ना, सुपरवाइजर इज वर्किंग विद फुल ऑनेस्टी, सुपरवाइजर बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है, तो दैट इज समथिंग ऑब्वियस। ये मैं फ्लो चार्ट में बता रहा हूं, उससे बड़ा आसान लगेगा आपको। तो अगर रेगुलेटरी ग्रुप ऑफ जीन्स हैं, समझो बेटा, रेगुलेटरी ग्रुप ऑफ जीन्स हैं और ये सेल डिवीजन को रेगुलेट कर रही है और हर स्टेप को अच्छे से मॉनिटर कर रही है, अगर कोई एरर आ गया उस एरर को करेक्ट कर रही है। यानी एरर यहां पर आ सकता है, इस फ्लो चार्ट में मैंने यह लिखा, इफ एनी एरर, इससे पता चला कि यहां एरर आ सकता है, लेकिन जब वो एरर आएगा तो रेगुलेटरी ग्रुप ऑफ जीन्स क्या कर देंगी बेटा, उस एरर को करेक्ट कर देंगी। लेकिन लेकिन अगर मेरे बच्चों ये रेगुलेटरी ग्रुप ऑफ जीन ही, अब इमेजिन करो वो जो कंपनी का सुपरवाइजर है वो ही करप्ट हो जाए। इमेजिन करो कि वो जो कंपनी का सुपरवाइजर है वो करप्ट हो जाए, या वो जो कंपनी का सुपरवाइजर है वो खुद गलत कामों में इन्वॉल्व हो, खुद करप्शन में इन्वॉल्व हो, खुद लेट आता हो, खुद जनाब, जनाब वो
कंपनी के पैसों में से चोरी करता हो, तो क्या वो किसी तरह से रेगुलेट कर पाएगा इन सब प्रोसेस को? नहीं कर पाएगा ना। फिर क्या होगा, उसकी सुपरविजन में जिस एम्प्लॉय का जब दिल चाहेगा वो तब आएगा, नहीं भी आएगा, वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो मेरे बच्चों, व्हाट हैपेंस इन एबनॉर्मल डिवीजन? एबनॉर्मल डिवीजन शुरू कैसे होती है? व्हेन म्यूटेशन, व्हेन म्यूटेशन अकर्स इन विच जीन्स, कौन सी जीन्स में तब्दीली आ जाए? ऑन्कोजीन्स में। कैंसर की शुरुआत कब होती है? कि जब आपकी जो रेगुलेटरी ग्रुप ऑफ जीन्स है बच्चों, उनमें गड़बड़ आ जाए। अब आप समझो, अगर वो गड़बड़, अब वो कैसे आ जाए वो मैं बताता हूं, ठीक है ना। लेकिन अगर उनमें गड़बड़ आ, देखो इस यहां कहीं पर गड़बड़ आ रही है तो रेगुलेटरी ग्रुप ऑफ जीन्स विल रेक्टिफाई इट। लेकिन अगर इनमें ही गड़बड़ हो गई तो मेरे बच्चे, विल दे बी एबल टू रेगुलेट सेल डिवीजन? प्रोसेस समझा पाओगे एग्जामिनर को? विल दे बी एबल टू रेगुलेट सेल डिवीजन? नो। विल दे बी एबल टू रीड द कीप द चेक एंड बैलेंस? नो। एंड जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो जो नॉर्मल एरर आते हैं, विल दोज एरर बी करेक्टेड? क्या उन एरर्स को करेक्ट करेंगे वरीशा? क्या उन एरर को करेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो मेरे बच्चे क्या होगा, जब एरर्स करेक्ट नहीं होंगे, इवेंचुअली दिस विल लीड टू formation of, this will lead to formation of abnormal cells। और इन्हीं एबनॉर्मल सेल्स को आप क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। अब मैं तुम्हें डायग्राम से समझाता हूं। पहले मुझे बताओ, ये फॉर्मेशन समझ आ गई कि अगर रेगुलेटरी ग्रुप ऑफ जीन म्यूटेट हो गए तो दैट विल लीड टू दिस कॉन्सिक्वेंस, दैट इज कि सेल्स की डिवीजन जब रेगुलेटेड नहीं होगी तो वहां पर वो सेल्स एबनॉर्मल फॉर्म होने लगेंगे। यानी जब उन्होंने सारे एसओपीज को फॉलो ही नहीं किए होंगे तो जाहिर है इवेंचुअली वो सेल्स करेक्ट सेल्स नहीं होंगे, उनमें एरर्स होंगे, उनमें खामियां होंगी। म्यूटेशन कैसे होगी मैंने अभी बताया जोरा, थोड़ी देर में बताता हूं, म्यूटेशन अलग से समझाऊंगा, ठीक है। अभी समझ लो म्यूटेशन बस हो गई, किसकी हुई? ऑन्कोजीन की। अगर यहां कहीं होती तो कैंसर आता? अगर सेल डिवीजन में यहां कहीं ऑन्कोजीन्स की जो है ना वो म्यूटेशन नहीं होती, किसी और की होती, तो क्या कैंसर पैदा होता? नहीं होता। तो याद रखें, कैंसर उसी वक्त पैदा होता है जब रेगुलेटरी ग्रुप ऑफ जीन्स या जिनको ऑन्कोजीन्स कहते हैं उनमें म्यूटेशन आ जाए। अब समझो कैंसर में हो क्या रहा है, मैं अब तुम्हें थोड़ी सी डिटेल समझाता हूं कि कैंसर में असल में होता क्या है। समझो, इमेजिन करो कि ये तुम्हारी स्किन है, ठीक है। डायग्राम टू डायग्राम कॉन्सेप्ट है बेटा, डायग्राम को एक्सप्लेन करने की एबिलिटी होनी चाहिए बस। इमेजिन करो तुम्हारी स्किन है और ये तुम्हारे स्किन के नॉर्मल सेल्स हैं। लेट्स अज्यूम दैट तुम्हारी स्किन के ये क्या है? नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है जी। ये नॉर्मल सेल्स थे और अब म्यूटेशन की वजह से यहां पर एबनॉर्मल सेल्स बनना शुरू हो गए। क्या बनना शुरू हो गए बेटा? एबनॉर्मल सेल्स। अब आप देख रहे होंगे कि मैं एबनॉर्मल सेल्स को छोटा बना रहा हूं, साइज में छोटा बना रहा हूं, दैट्स फैक्ट। द रीजन इज कि एबनॉर्मल सेल्स क्या हो रहे हैं, बहुत तेजी से डिवाइड हो रहे हैं, दे आर नॉट फॉलोइंग द एसओपी। तो एसओपी क्या होती है कि जब सेल बनता है तो फिर वो ग्रो करके पहले बड़ा होता है, फिर नेक्स्ट डिवीजन में जाता है। क्योंकि ये एबनॉर्मल सेल्स है, दे आर नॉट केयरिंग और टेकिंग केयर ऑफ एनीथिंग, तो बस ये बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, तो ग्रो करने में टाइम नहीं लगा रहे। यानी ये नहीं कि बन गए फिर थोड़े रुके फिर साइज में ग्रो करें, नहीं, बल्कि धड़ाधड़ बनते जा रहे हैं। तो दैट इज अ फैक्ट कि कैंसर सेल्स नॉर्मली नॉर्मल सेल से साइज में छोटे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम समझो, तुम लोग को मैं अभी आधा आधा जो है ना वो ऑन्कोलॉजी बना दूंगा। तो इमेजिन करो ये तुम्हारे नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है। और वो जो ग्रीन वाले हैं वो कौन से हैं बेटा? तुम्हें कैंसर का पूरा फिनोमेना समझा दूंगा ऊपर ऊपर से, बस इससे ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना है हमने, ठीक है। ये एबनॉर्मल सेल्स हैं। अब मसला क्या होता है कैंसर में, ये समझो। असल मसला देखो, एबनॉर्मल सेल्स बॉडी में बन रहे हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि भाई एबनॉर्मल ही है ना, काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर सकते, तो भाई ठीक है, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, ये नॉर्मल सेल्स तो है ना काम करने के लिए, है जी। तो फिर मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है बेटा कि मान लीजिए ये जो भी स्किन है, अब स्किन के नीचे जो है वो न्यूट्रिशन की डिफ्यूज सप्लाई आती है। भाई न्यूट्रिशन चाहिए ना हर जगह को, न्यूट्रिशन चाहिए नहीं चाहिए? तो होता यह है कि किसी भी ऑर्गन में जो वेसल्स हैं वो डिफ्यूज हो जाती हैं टू गिव द न्यूट्रिशनल सप्लाई। तो इमेजिन करें कि ये ब्लड वेसल्स जो है वो न्यूट्रिशन लेकर आ रही है, ईशन, ये ब्लड वेसल स्किन के नीचे न्यूट्रिशन लेकर आ रही है। अब जब ये न्यूट्रिशन लेकर आ रही है, यानी महीने का राशन लेकर आ रही है, तो क्योंकि ये सेल्स बहुत ज्यादा एक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं, तो इस राशन का मेजर हिस्सा ये खाना शुरू कर देते हैं। समझना मेरे बच्चे,
दैट इज द मैकेनिज्म इन ऑल द कैंसर, जिससे आप ग्रेजुअली कमजोर होते जाते हैं। क्या होता है कैंसर का और भी तरीके हैं, लेकिन कैंसर, तमाम कैंसर्स में, चाहे वो ब्रेन का हो, लिवर का हो, किडनी का हो, ये पैटर्न कॉमन है कि एबनॉर्मल सेल्स डिवाइड हो रहे हैं। बेटा सुनना, अब होता क्या है कि जब ऑर्गन्स पर सप्लाई आती है न्यूट्रिशन की, तो ये बिकॉज दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग, तो ये उस न्यूट्रिशन का ज्यादा हिस्सा खुद कंज्यूम कर लेते हैं। अब जब ये ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो इनकी न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज होगी या नहीं होगी, बेटा बोलो। व्हेन दीज सेल्स कंज्यूम मेजर न्यूट्रिशन, तो इन सेल्स की न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज होगी या नहीं होगी, न्यूट्रिशनल कॉम्प्रोमाइज। तो अब आप समझो ये क्या हो रहा है, डबल नुकसान हो रहा है। डबल नुकसान कैसे हो रहा है कि जो सेल्स काम नहीं कर रहे, वो, अब मैं जो वर्ड इस्तेमाल करता हूँ ना कैंसर के लिए, हड आराम, वो जैसे होता है ना, अब आपके घर में बाल बच्चे ऐसे होते हैं, अम्मा अब्बा सारा खर्चा किए जा रहे हैं, ट्यूशन भी भेज रहे हैं जी, स्कूल भी भेज रहे हैं, गाड़ी में भेज रहे हैं, मोबाइल भी दिया हुआ है, आप हैं कि उनको पढ़ के नहीं दे रहे, तो आप भी यही है एबनॉर्मल सेल, है ना, आपकी मिसाल भी यही हो जाती है। तो समझना कि अब डबल नुकसान कैसे हो रहा है कि एबनॉर्मल सेल्स न्यूट्रिशन तेजी से ले रहे हैं, जिससे उनकी डिवीजन और तेज हो रही है, जिनसे उनको फ्यूल अप हो रहा है, वो डिवीजन एक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं, तेजी से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जिससे उनकी डिवीजन, बेटा बोलो, और तेज हो रही है। और डबल नुकसान, दूसरा नुकसान क्या हो रहा है कि नॉर्मल सेल्स जो कि काम कर रहे हैं, जिन्होंने बॉडी को जिंदा रखना है, जिन्होंने स्किन या लिवर या किडनी के फंक्शंस को कंट्रोल करना है, उन सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही, उनको राशन नहीं मिल पा रहा। तो बेटा होता क्या है कि नॉर्मल सेल्स को न्यूट्रिशनल कॉम्प्रोमाइज की वजह से स्टार्ट्स टू डाई। जब नॉर्मल सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो वो मरना शुरू हो जाएंगे। बॉडी कहेगी ओहो सेल मर रहे हैं तो सेल और बनाओ। अब जो सेल बनेंगे वो कौन से बनेंगे, एबनॉर्मल। समझ रहे हो कैंसर आहिस्ता आहिस्ता कैसे खराब होता है कि देखो, जब एबनॉर्मल सेल्स बनना शुरू हुए तो दे स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर न्यूट्रिशन, और जब ये न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज कंज्यूम करते जाते हैं तो इनकी डिवीजन तेज होती जाती है। सराउंडिंग में जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो तो अपना एक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि भाई जब उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अब्बा लाए थे जनाब 2 किलो आटा, एक बच्चे ने 1.5 किलो की रोटी खा ली, तो दूसरे का पेट ही नहीं भर रहा बाकी घर वालों का। तो इवेंचुअली क्या होता है, नॉर्मल सेल्स स्टार्ट टू डाई, और मेरे बच्चे जब नॉर्मल सेल्स मरेंगे तो नए सेल्स जो बनेंगे वो एबनॉर्मल होंगे। तो इससे चीजें ग्रेजुअली खराब होती हैं। इसीलिए आपकी बॉडी तमाम कैंसर में, कैंसर का सबसे कॉमन सिम्टम क्या होता है, वेट लॉस। किसी भी जगह पर कैंसर हो, लिवर पे हो, किडनी पे हो, कहीं पर भी हो, एक कॉमन सिम्टम क्या होता है कि आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता वेट लूज करना शुरू कर देती है विदाउट डूइंग एनीथिंग। एक तो बंदा डाइट कर रहा है ना, डाइट करने की बात अलग नहीं कर रहा, कि खुद ब खुद वेट लूज हो रहा है, कमजोरी आ रही। क्यों कमजोरी आ रही है, आर यू एबल टू रिलेट। अगर ये लिवर है भाई, लिवर के नॉर्मल सेल्स मर रहे हैं तो काम हो पाएगा। इंटेस्टिनल कैंसर है, इंटेस्टीन के नॉर्मल सेल मर रहे हैं तो क्या बॉडी ऑप्टिमल काम कर पाएगी। जब बॉडी ऑप्टिमल काम नहीं करेगी, किडनी ऑप्टिमल काम नहीं कर रही, लिवर ऑप्टिमल काम नहीं कर रहा, तो अल्टीमेटली बॉडी ने तो कमजोर होना ही होना होता है। तो कैंसर में मैकेनिज्म समझ पा रहे हो या ऊपर से जा रहा है, क्या समझाया मैंने, ये तुम्हारे लेवल पे बहुत ज्यादा बता दिया, तुम्हारी तुम्हारे इंटेंट को देखते हुए कि मेरे बच्चे कैंसर में क्या हुआ, जब म्यूटेशन हुई और एबनॉर्मल डिवीजन शुरू हो गई, तो एबनॉर्मल डिवीजन का प्रॉब्लम क्या है कि ये बेगैरत तेजी से डिवाइड होते हैं, जिससे ये ज्यादा मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन को क्या कर जाते हैं, यूटिलाइज कर जाते हैं। ठीक है जी, एक स्टेज और आगे का बता दूं इसमें, इजाजत है। अब दिल चाह रहा है जब बात शुरू की है तो एक स्टेज और बता दूं आगे का, एक स्टेज और आगे का बता दूं। अब होता क्या है, अब लिसन वेरी केयरफुल। ये तो हमने कहा कि नॉर्मल सेल्स बनना शुरू हो गए। अब बॉडी देखती है कि यार मैं इतनी न्यूट्रिशन भेज रही हूं। देखो जिम वालों को देखा है, जिम वाले जब जाके डंबल्स उठाते हैं भारी भारी, तो देखा है आहिस्ता आहिस्ता उनके मसल तो बड़े होते ही हैं, लेकिन उनकी वेन्स भी मोटी हो जाती हैं, वेन्स भी ब्रॉड हो जाती हैं। देखा या नहीं देखा, इसका मतलब है बॉडी तो सपोर्ट कर रही है। तो अब बॉडी क्या देखती है, कुछ अरसा तो ऐसे ही गुजर जाता है, लेकिन उसके बाद बॉडी देखती है कि यार यहां पर जो मैं न्यूट्रिशन भेज रही हूं, बॉडी देखती है कि यहां जो न्यूट्रिशन जा रही है उसके बावजूद भी यहां फंक्शन नहीं हो रहा। फंक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब बॉडी ऐसा अज्यूम करती है कि यहां न्यूट्रिशन कम जा रही है, जब भी फंक्शन नहीं हो रहा। तो बॉडी क्या करती है मेरे बच्चे, बॉडी इस पार्ट को सपोर्ट करने के लिए नई वेसल्स ग्रो कराती है डायरेक्टली टुवर्ड्स दिस एबनॉर्मल मास। समझना बेटे, ये है वो स्टेज जहां से काम आपके हाथ से निकल जाएगा।
बॉडी क्या समझती है कि भाई यहां पर एक्टिवली ग्रोथ हो रही है, तो यहां पर ग्रोथ रेट बढ़ता जा रहा है और मैं उसको अब अलग से न्यूट्रिशन दूं। अब सिर्फ डिफ्यूज सप्लाई से काम नहीं चलेगा, अलग से मुझे उसको सप्लाई देनी चाहिए। तो बॉडी में नई वेसल्स बनना शुरू होती हैं जो डायरेक्टली उस मांस की तरफ जाती हैं। और मेरे बच्चे यहां पर मामला आपके हाथ से निकल गया। क्यों? क्योंकि अब तक तो ये मांस एक ही जगह पे ग्रो कर रहा था, लेकिन जैसे ही नई वेसल्स इसकी तरफ ग्रो करेंगी तो ये एबनॉर्मल सेल डायरेक्टली किससे कांटेक्ट में आ जाएंगे बेटा, बोलो? हुरिया, किससे कांटेक्ट में आ जाएंगे? ब्लड से। डायरेक्टली किससे कांटेक्ट में आ जाएंगे? ब्लड से। और अब चूंकि ये डायरेक्टली ब्लड से कांटेक्ट में आ गए तो मेरे बच्चे अब ये ब्लड के थ्रू कहीं भी स्प्रेड हो सकते हैं। यस और नो? हाँ भाई। अब जब ये डायरेक्टली ब्लड, भाई ब्लड के कांटेक्ट में अब तक नहीं थे ना, अब ये डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में आ गए तो अब ये ब्लड के थ्रू कहीं पर भी थोड़ा सा मास शेड हो जाएगा और ब्लड के थ्रू कहीं और जाके ग्रो करने लगेगा। जैसा कि मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बताऊं, कई दफा ऐसा हुआ मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर कि एक पेशेंट आया, ठीक है, एक पेशेंट आया और उस पेशेंट को हमने जब स्कैन किया, पता चला जी लिवर पे कैंसर है। ठीक है, लिवर पे कैंसर है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर बता रहा हूं, कि जब किसी पेशेंट को किसी एक जगह पे कैंसर होता है तो हम फौरन पूरी बॉडी का स्कैन कराते हैं, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि ये कैंसर सिर्फ यहीं पर ही है या कहीं और पे भी फैल चुका है। तो जब हमने उन पेशेंट का, जिसका लिवर कैंसर हमने डायग्नोज किया था, जब फुल बॉडी स्कैन कराया तो पता चला कि भाई ये कैंसर लिवर में तो बाद में आया है, लिवर वाले सेल्स तो यंग हैं। जो इंटेस्टीन थी उसमें ये कैंसर पहले से मौजूद था। यानी क्या हुआ, असल कैंसर इंटेस्टीन पे ग्रो कर रहा था, लेकिन वहां से फिर वो फैला और फैल के लिवर पर आ गया। और लिवर पर जब आया, और लिवर चूंकि वाइटल ऑर्गन होता है, एग्रेसिव फंक्शन कर रहा होता है, तो उसने ज्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस किए। जब वो डॉक्टर्स के पास विजिट किया तो लिवर का कैंसर डायग्नोज हुआ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन डिटेल करने में पता चला कि लिवर का कैंसर असल में कहां से फैल कर आया था। लिवर का कैंसर कहां से फैल कर आया था? इंटेस्टीन से फैल के आया था। ये जो मेरे बच्चे कैंसर के फैलने का अमल है ना, इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस, कैंसर का फैलना। और ये मेटास्टेसिस कब होती है? जब हो जाए क्या? वेजोजेनेसिस। क्या हो जाए बेटा, बोलो? वेजोजेनेसिस। वेजोजेनेसिस का मतलब कि जब नई वेसल्स ग्रो करती हैं टुवर्ड्स द एबनॉर्मल मास, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? वेजोजेनेसिस। तो जब, मैंने जितना ऊपर ऊपर से हो सके समझा दिया तुम लोगों को कि एबनॉर्मल सेल्स किस तरह से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, और जो हम कहते हैं कैंसर फैल गया, तो कैंसर फैलने का मतलब क्या होता है। ठीक है जी। अब जब तक याद रखो कैंसर एक ही जगह पे ग्रो कर रहा है तो इसका सोल्यूशन होता है कि आप सर्जरी करके इसको निकाल दें। सर्जरी करें और इस मांस को रिमूव कर दें। लेकिन अगर कैंसर फैल गया तो क्या पूरी बॉडी की सर्जरी कर सकते हो? अगर कैंसर फैल गया तो क्या पूरी बॉडी की सर्जरी कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो याद रखें, वंस कैंसर मास बीन दैट, मेरा बच्चा अभी बताया ना, मैंने दोबारा बता दूं, ट्राई टू फोकस, कि जब ये नई वेसल्स ग्रो कर जाती हैं, जब ये नई वेसल्स ग्रो कर जाती हैं टुवर्ड्स द एबनॉर्मल मास, इसी को कहते हैं वेजो। वेजो कहते हैं वेसल को, जेनेसिस कहते हैं बनने को। तो नई वेसल्स का बनना टुवर्ड्स द एबनॉर्मल मास इज व्हाट वी कॉल वेजोजेनेसिस। और जब एक बार वेसल्स कांटेक्ट में आ गई डायरेक्टली मास से, अब वो एबनॉर्मल मास कहीं भी शेड ऑफ हो सकता है। बेटा, इज दिस पिक्चर गिविंग यू द क्लियर कॉन्सेप्ट? देखो मैं समझा देता हूं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन एक इस डायग्राम को डिस्क्राइब करके बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर लिखवा दें। बेटा, लिखवाने का मुमकिन नहीं है, ये ऑलरेडी डिटेल है। क्या है मेरे बच्चे, क्या लिखा मैंने? व्हेन रेगुलेटरी ग्रुप ऑफ जीन्स, देखो बेटा कैसे लिखोगे, मैं एक बार पढ़ के बता दूं। व्हेन रेगुलेटरी ग्रुप ऑफ जीन्स अंडरगो mutation, they become abnormal, they fail to regulate the cell division, which results in errors which are not corrected, and this result in formation of abnormal cells called cancer cells. When cancer cells grow at a particular site, they compromise or they utilize the nutrition, most of the nutrition in that area, leading to nutritional compromise of the normal cells and cause them to die. When enough growth takes place, new vessels starts growing towards the abnormal mass, which we call vasogenesis, that leads to metastasis of the cancer. ये पूरा हो गया। पूरा मैंने आपको रिकॉर्डिंग जब मिलेगी ना, उसमें स्लो कर करके सुन के लिख लेना। बात समझ आई बेटा? इसी डायग्राम को डिस्क्राइब किया बेटा।
बेटा मैंने कहा सवाल के लिए वेट करना पड़ेगा बच्चे। आप हैंड रेस करने का कोई फायदा नहीं होगा। जब मैंने कहा है कि सवाल के लिए बाद में बात आएगी तो फिर बाद में ही आएगी। हैंड रेस करने से तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है मेरे बच्चे। ये रिकॉर्डिंग में से जिसने लिखना है वो लिख लें। मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ जल्दी से बेटा, सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन बेटा प्रोसेस क्या है? रिवाइज करता हूं। व्हाट इज दिस सेल डिवीजन? इट इज द प्रोसेस बाय विच सेल इंक्रीजेस नंबर। बोलते जाना बेटा, पार्टिसिपेट करते जाना। कितने टाइप की सेल डिवीजन है बेटा? नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल डिवीजन क्या होती है बच्चे? जेनेटिकली ईशल ईशा कंट्रोल, और एबनॉर्मल जेनेटिक कंट्रोल के बगैर होती है। नॉर्मल डिवीजन कितने टाइप की? माइटोसिस और मियोसिस। एबनॉर्मल डिवीजन को क्या कहते हैं? एमाइटोसिस। जिससे क्या पैदा होता है? कैंसर। अब माइटोसिस मियोसिस का कंपैरिजन आ गया। इसमें दो जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल बनेंगे, इसमें चार जो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने इसमें दिखाया, इसमें दिखाया। ये पूरी बॉडी सेल में होती है, सिर्फ गोनैड्स में होती है। इसमें क्रोमोसोम सेम रहेगा, इसमें चेंज हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं करते क्योंकि आइडेंटिकल कॉपीज है। इसमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन नॉर्मली होता है। इसमें डाइवर्सिटी या वेराइटी नहीं आ सकती क्योंकि जीन्स को छेड़ते नहीं है। यहां नॉर्मली वेराइटी आती है जिससे एवोल्यूशन होता है। इसमें जब जेनेटिक लेवल पर छेड़छाड़ नहीं होती तो हमें एरर के चांसेस भी, बोलो बेटा, कम होते हैं। और जब जेनेटिक लेवल पर छेड़छाड़ होगी तो एरर के चांसेस भी बेटा बोलते जाओ ज्यादा होंगे। यस और नो? अच्छा भाई, उसके बाद हमने कहा ये प्रोसेस सिंपल और रैपिड प्रोसेस है, उसके मुकाबले में ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है? कि माइटोसिस ही की वजह से ग्रोथ होती है, रिपेयर होता है, हीलिंग होती है। और फूड डिमांड जो हमारी मीट हो रही है वो माइटोसिस की वजह से हो रही है। प्लांट को अगर माइटोसिस के थ्रू ग्रो ना कराया जाए तो हम फूड डिमांड पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि माइटोसिस तेज प्रोसेस होता है। तो माइटोसिस से प्लांट तेजी से ग्रो करता है, जल्दी जल्दी ग्रो कर जाता है। जबकि मियोसिस का प्राइमरी रोल क्या है इन दी एवोल्यूशन ऑफ अ स्पीशी? मियोसिस की वजह से वक्त के साथ साथ स्पीशी में क्या आता है बेटा? एवोल्यूशन आता है। फिर हमने कहा एबनॉर्मल डिवीजन। एबनॉर्मल डिवीजन कब होती है? व्हेन रेगुलेटरी ग्रुप ऑफ जीन्स अंडरगो व्हाट? अंडरगो mutation and they fail to regulate the cell division, which means they fail to keep a check and balance of cell division process, and therefore the errors which occur are not corrected, and this lead to formation of abnormal cells called, बोलते जाओ, abnormal cells called कैंसर सेल्स। ठीक है जी, आगे चलो। फिर हमने क्या कहा? जब कैंसर किसी जगह पे ग्रो करता है तो क्या होता है? एज इट इज एन एक्टिवली ग्रोइंग मास, गाइज एंड गर्ल्स, एज इट इज एन एक्टिवली ग्रोइंग मास, सो इट यूटिलाइज मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन लीडिंग टू, बोलो, कैंसर का बेटा डैमेज करने का मैकेनिज्म सबको समझ आया? कैंसर में कैसे डैमेज कर रहा होता है? तो बेटा क्या कहा मैंने? इट रीच न्यूट्रिशनल कॉम्प्रोमाइज, एंड दैट न्यूट्रिशनल कॉम्प्रोमाइज ऑफ द नॉर्मल सेल्स कॉज देम टू डाई इवेंचुअली। दिस कंज्यूम्स मोस्ट न्यूट्रिशन, दैट इज व्हाई इसकी ग्रोथ और तेज होती चली जाती है, एंड इवेंचुअली बॉडी नई वेसल्स ग्रो करती है इसकी तरफ। इसको हम कहते हैं वेदोजेनेसिस। और वेदोजेनेसिस के बाद क्या हुआ कि जो हमारे एबनॉर्मल मास है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा ब्लड के साथ, एंड देन इट कैन मेटास्टेसाइज, और वो कहीं पर भी बॉडी में फैल सकता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ओके। नाउ बेटा अभी मुझे एक टॉपिक और कराना है, लेकिन उससे पहले आई टेक योर 3 to 4 क्वेश्चंस। जी, किसने क्वेश्चन पूछना है जरा हैंड रेज कर लें। स्टार्टिंग विद अब्दुल रहमान अतीक। यस अब्दुल रहमान अतीक। यस अब्दुल रहमान अतीक। अब्दुल रहमान अतीक पूछो। नहीं दे रहे। हेलो सर। बोलो बोलो बेटा। सर मैं बाद में पूछ लूंगा, मेरा असल में ढेर सारे क्वेश्चन है सर, 3 4। कोई शाबाश। इसी टॉपिक से रिलेटेड है? Are your questions related to the same topic or not? अच्छा मैं चलो मीर अहमद बेटा, क्विक क्विक, एक एक क्वेश्चन एवरीबॉडी। मीर अहमद तालपुर। यस बेटा, मीर अहमद तालपुर। अब पूछ नहीं रहे जी। फातिमा, फातिमा। यस फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेरी क्विक बेटा, जल्दी से पूछो। तो ये स्टेम सेल्स का क्या मतलब, कैसे प्रोड्यूस होते हैं माइटोसिस के थ्रू? मैंने कहीं स्टेम सेल अभी तक बताया तुम्हें? अच्छा। स्टेम एंड सेल अभी टॉपिक मियोसिस। आएगा स्टेम सेल का, वहां पर बताऊंगा बेटा, अभी छोड़ दो उसको। अच्छा, मियोसिस में गैमीट सिर्फ सिर्फ ओवरी एंड टेस्टिस में ही कंसिडर करेंगे हम, राइट? जी जी जी, नॉट इन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जामिनर्स को यूज करता है एज अ ट्रिक टू कंफ्यूज यू।
अच्छा सर, ये जो न्यूट्रिशन ये लेते हैं अब नॉर्मल सेल्स, ये न्यूट्रिशन ब्लड से लेते हैं ना? जी जी। तो ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? रिप्रोड्यूस तो वर्ड ही गलत है बेटा, मैंने शुरू में भी किसी को करेक्ट किया। व्हाई आर यू यूजिंग द वर्ड रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इज दिस द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेकिंग प्लेस हियर? You हम्म। cannot use this word reproduction, that to make this whole discussion ऑफ नो पॉइंट। रिप्रोडक्शन तो वर्ड ही गलत है ना बेटा, दे आर डिवाइडिंग, दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग। रिप्रोड्यूसिंग तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के लिए आता है बेटा, दे आर डिवाइडिंग। तो भाई ये एबनॉर्मल सेल्स है, आपकी बॉडी के सेल्स है ना जो एबनॉर्मल बन गए। तो न्यूट्रिशन तो आपको पता नहीं था, टिश्यू, हमने ट्रांसपोर्टिंग मैन में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन जो है वो टिश्यू फ्लूइड में आ जाती है और वहां से सेल्स उसे अपटेक करते हैं कैपिलरी के लेवल पर। तो ये सेल्स जो एक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं, तो दैट्स अ नेचुरल फिनोमिना कि जहां पर डिवीजन रेट ज्यादा है, न्यूट्रिशन का फ्लो ऑटोमेटिकली वहां ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ग्रेडियंट ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम हो रही होगी, ग्लूकोज ज्यादा कंज्यूम हो रहा होगा। तो जो न्यूट्रिशन टिश्यू फ्लूइड में डिफ्यूज होगी वो ऑटोमेटिकली यहीं पर ज्यादा डाइवर्ट होगी, जिससे इनको और ज्यादा एनर्जी बनाना आसान होगा और जिससे ये और तेजी से डिवाइड करेंगे। अच्छा सर, ये न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज कैसे होगा? क्योंकि ब्लड में तो जो है वो होगी ना न्यूट्रिशन, ब्लड में से तो नहीं खत्म हो सकती ना। मेरे बच्चे, तो ब्लड में कैसे आप मतलब खाना क्या करेगा? हर वक्त खाते रहते हो? आपने दिन का खाना खाया, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ खाना खाया ना, उससे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन आपकी ब्लड में आई जो बॉडी में ऑक्सीजन यूनिफॉर्मली कैसे? डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब अगर मैं लिवर में न्यूट्रिशन का एक सर्टेन एक्स अमाउंट देकर आ रहा हूं, तो वो सारे सेल्स को यूज करना है ना लिवर के, या सिर्फ एक ग्रुप ऑफ सेल को यूज कर लेना चाहिए? सारे तो। सारे को ना। तो जब वहां एक ग्रुप ऑफ सेल्स ज्यादा ये ऐसा ही है कि आप बुफे में बैठे हो हैं जी, या बिरयानी लाके रखी है, 10 लोग बैठे हैं, तो सबने खानी है ना उसमें से बिरयानी। तो इवेंचुअली क्या है, जब आप 2 लोगों ने लालची की तरह ज्यादा ले ली, बाकी लोग बैठे हुए, दैट इज हाउ न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज टेक्स प्लेस। ब्लड जो न्यूट्रिशन अपने साथ लेकर आ रहा है वो तो एक सर्टेन स्पीड से लेकर आ रहा है ना, और आप भी न्यूट्रिशन लिमिटेड तो ले रहे हो, आप 3 वक्त खा रहे हो, 4 वक्त खा रहे हो। तो जनाब आली, आप जब न्यूट्रिशन भी लिमिटेड ले रहे हो, तो दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस कि अगर एक ग्रुप ऑफ सेल वहां पर न्यूट्रिशन ज्यादा ले लेगा, तो वो न्यूट्रिशन कम होगी ना दूसरों के पास से यार, क्योंकि टिश्यू फ्लूइड में एक एक्स अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन आ रही है एक वक्त में, उसका मेजर हिस्सा ये लोग कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो इनके लिए तो कम पड़ेगी ही पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो सर लेकिन ब्लड में, अब जैसे कैंसर वाले तो बेचारे बहुत वीक होते हैं, वो इतना ज्यादा नहीं मतलब कर सकते, तो उनका ट्यूमर या जो उनके जो सेल्स इतने ज्यादा एब्नॉर्मल डिवीजन होता है, वो क्यों नहीं डाई हो जाता है ऐसे ही नहीं मेरे अच्छा, आप समझ विदाउट? नहीं रहे, आप पॉइंट समझो। जितनी भी भाई जिंदा है ना, इसका मतलब है ब्लड में न्यूट्रिशन है। जितनी भी न्यूट्रिशन है ज्यादा आ रही है, तब भी वो कैंसर सेल यूज करेंगे मेजोरिटी में, और जब उनकी न्यूट्रिशन कम भी आ रही है, उसका भी मेजर हिस्सा, आप पूरी कहानी में, इसका मतलब बेटा गायब रहे आप, आपने तवज्जो नहीं दी पूरी कहानी में, यहाँ पसीने मेरे छूटे। आपने इस कहानी में क्लाइमेक्स मिस किया। मैंने कहा कि चीजें दिन ब दिन वर्ष क्यों होती आएंगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इनकी डिवीजन तेज होती जाएगी बच्चे, और इनकी डेथ होती चली जा रही है। तो जब इनकी डेथ होती चली जा रही है, जब वो शख्स खाना तो खा रहा है ना, अब खाना खा रहा है या न्यूट्रिशन ले रहा है, जितनी भी ले रहा है कमजोर होने के बावजूद भी, ये बेगैरत तेजी से डिवाइड होते चले जा रहे हैं। तो जो भी, अगर पहले 1 लाख रुपए आ रहे थे, तो उसमें 80,000 रुपए जनाब कैंसर से सेल खर्च कर रहे थे। अब अगर 100 रुपए ही आ रहे हैं, बॉडी कमजोर हो चुकी है, उसमें भी 80 रुपए कैंसर सेल ही ले जाएंगे, तो उसने तो दिन ब दिन कमजोर होना ही है। ये ऐसा थोड़ी है कि न्यूट्रिशन जीरो कर दी है, और अगर मान लो एक बंदे ने न्यूट्रिशन जीरो कर दी, तो फिर नॉर्मल सेल सारे ही मर जाएंगे। जब नॉर्मल सेल सारे मर जाएंगे, तो फिर आप भी मर जाओगे, फिर एबनॉर्मल सेल को मार के आप बचोगे थोड़ी। अगर मान लेते हैं हाइपोथेटिकली एक शख्स ने कहा कि अच्छा इनको न्यूट्रिशन नहीं दूंगा, तो भाई आपने भूखा रहना शुरू कर, जब आप भूखा रहना शुरू करोगे तो क्या होगा? बॉडी टूटेगी, बॉडी डिटेरियरेट होगी, उससे न्यूट्रिशन बनेगी, और उस न्यूट्रिशन को भी साले यही लोग यूज करेंगे। मान लो हाइपोथेटिकली आपने पूरी न्यूट्रिशन हर तरह से रोक दी, तो भाई नॉर्मल सेल जो थोड़े बहुत थे उनको भी न्यूट्रिशन पहले ही नहीं मिल रही थी, आपने और कम कर दी, तो आप तो और जल्दी मरोगे फिर। क्या समझे? हम्म। समझे थैंक नहीं यू सो समझे? मच। चल, जी समझ जाती हूँ। यूसुफ सलमान, वेरी गुड बेटा, यूसुफ सलमान। जी सर, मेरा सवाल ये था कि अगर आपको कैंसर डायग्नोज हो जाए तो हमें अदर देन कीमो और सर्जरीज के अलावा हम मेडिकल के अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं उसको क्योर करने के लिए, जैसे मतलब जब आप ज्यादा देखो, खाना शुरू कर दें।
अब देखो, मैंने शुरू में कैंसर में कहा था कि एक का ना काफी क्लिनिकली इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ना, और आपने सोसाइटी में सुना हुआ भी है, तो मुझे एक्सपेक्ट था कि बहुत सारे और क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो दिस इज ऑल गोइंग टू बी एक्स्ट्रा, पूछ लिया तुमने। बाकी लोग प्लीज कोशिश कीजिएगा कि कैंसर से रिलेटेड आगे के ट्रीटमेंट ऑप्शंस को ऊपर ना जाए। मैं जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज तो फिर बहुत लंबी डिस्कशन चली जाएगी। अब एक ने पूछ लिया तो मैं जवाब दे देता हूँ, और इन जनरल दे देता हूँ, ताकि तमाम बच्चों के दिमाग में अगर इस तरह का कोई सवाल है तो वो समझ जाएं कि क्या होता है। जाहिर है, बीइंग अ डॉक्टर में बताने में तो आप पूरी रात भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। अब लिसन वेरी केयरफुली। देखो, होता यह है कि जब किसी शख्स को कैंसर डायग्नोज हो गया ना, तो पहली चीज तो जरूरी ये है कि वो अपनी डाइट का ख्याल रखे। अगर एक कैंसर पेशेंट क्या करता है, बीमार होने की वजह से डाइट वो कम कर देगा, तो मैंने जैसे कि अभी उस बच्ची को बताया कि अगर डाइट कम कर देगा तो वो डाइट वो डबल लोड डाल देगा बॉडी पे। डाइट कम हो जाने का मतलब क्या होगा कि नॉर्मल सेल्स को पहले ही न्यूट्रिशन नहीं मिल रही थी, अब आपने डाइट और कम कर ली और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो उसको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल पर जाना है, अच्छी डाइट लेनी है ज्यादा से ज्यादा। फिर ट्रीटमेंट कराना शुरू करना है। ट्रीटमेंट, क्योंकि जब तक वो कैंसर सेल्स को आप रिमूव नहीं करेंगे बॉडी से, तब तक आप कुछ भी कर लें, आप उनसे छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। तो चाहे बाय मीन्स ऑफ कीमोथेरेपी और बाय मीन्स ऑफ सर्जरी, यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट। और यू नीड टू इन जनरल मेंटेन दी हेल्दी लाइफस्टाइल विद अ गुड डाइट, ताकि आपकी बॉडी न्यूट्रिशनल जो कॉम्प्रोमाइज सफर कर रही है वो मिनिमम से मिनिमम हो। ठीक है, हेल्दी एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, दैट इज समथिंग विच इज ऑलवेज एडवाइज टू कैंसर पेशेंट्स। और उनको काउंसिल किया जाता है कि घबराना नहीं है, आपने डाइट कम नहीं होने देनी है। अपनी बॉडी की अगर हजम करना मुश्किल हो रहा है, आप एक्सरसाइज करें बॉडी के लिए, बॉडी को ज्यादा फ्यूल अप करें, ताकि कुछ ना कुछ नॉर्मल सेल्स को न्यूट्रिशन मिलती रहे। अगर आप खाना पीना भी छोड़ देंगे तो इवेंचुअली वो नॉर्मल सेल्स के लिए भी नुकसानदेह होगा, कि उनको न्यूट्रिशन पहले ही नहीं मिल रही थी, आपने और कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो इसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। क्या हम उन पेशेंट को कहते हैं कि भाई अलॉन्ग विद ट्रीटमेंट आपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पर ध्यान देना है। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर एक नॉर्मल इंसान को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर ना हो, ये इस तरह की abnormal सेल डिवीजन ना हो। मेरे बच्चे, एक नॉर्मल सेल, मैं अभी आपको म्यूटेशन पढ़ाऊंगा ना, म्यूटेशन, तो म्यूटेशन, चूंकि अभी हमने क्या लिखा, कैंसर का असल कॉज क्या है बेटा, क्या बताया मैंने, म्यूटेशन ना। तो म्यूटेशन अभी मैं पढ़ाऊंगा, तो म्यूटेशन की जो जो कॉजेज बताऊंगा ना, उन कॉजेज से जितना बचोगे कैंसर का चांस कम होगा। ओके सर। ठीक है, ओके। आमना वेरी क्विकली 3 क्वेश्चन और लेकर बस फिर हम टॉपिक पे चलेंगे। म्यूटेशन का टॉपिक भी पढ़ना है बेटा, अभी म्यूटेशन का टॉपिक भी पढ़ना है, इसलिए हिम्मत सलामत रखें। जी बेटा, आमना बोलो। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने बोला था ना कि जब सेल्स डैमेज होने की, जैसे स्किन में अगर चोट वगैरह लगी, तो पहले थ्रोम्बस में जो है वो फिब्रिन अब अक्यूमुलेट हो जाएगी, उसके बाद माइटोसिस होगी ना? जी जी, पहले तो देखो जो डेड सेल्स है ना वो रिमूव होंगे, फिर माइटोसिस शुरू होगी। ओके। ठीक है जी। जी आयशा फैसल। अस्सलाम। सर आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा, बोलो। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे मतलब जो हमने किया था, मतलब मियोसिस पढ़ा था, उसमें आपने बोला उसमें पेरेंट सेल कौन से होंगे जो डिवाइड हो रहे होंगे? टेस्टिस क्योंकि फिर जो टेस्टिस और ओवरी के फॉलिकल, ओवरी में फॉलिकल्स होते हैं, और टेस्टिस में स्पर्म बनाने वाले सेल्स होते हैं, सेमिनिफेरस सेल्स। टेस्टिस के से आसान लफ्जों में ओवरी के, ओ जो फीमेल की ओवरी में फॉलिकल्स हैं वो, और मेल में सेमिनिफेरस सेल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं जो डिवाइड तो होते हैं। उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते होंगे? 46 होते हैं, तमाम बॉडी के सेल्स में 46 होते हैं, लेकिन जब अच्छा, म्यूसिस कंप्लीट होगी तो वो 23 पे एंड होगा। तो फिर उसे हम लोग स्पर्म और एग सेल बोलेंगे? जी, उसे आप स्पर्म और एक्सेल बोलते हैं। सही, ठीक है। जी सामिया, सामिया वेरी क्विक, क्विक क्विक क्विक। Sir, जी बेटा। if a person can the person get cancer from family history? किसी फैमिली में अगर कैंसर की हिस्ट्री रही है तो यस, हम ये नहीं, कैंसर इनहेरिटेड नहीं हो। देखो मैंने बात शायद ना डायबिटीज पढ़ाते हुए बताई थी, कि अब जाहिर है तुम लोग भी इतना मेडिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरी बात पे भरोसा करना, क्या कि कुछ चीजें होती हैं जो इनहेरिट हो रही होती है। इनहेरिट होने का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर सिकल सेल एनीमिया आपके दादा को था और आपकी दादी को था, तो आप लाजमी इनहेरिट कर रहे हो, ये है इनहेरिट होना। और कुछ चीजों में क्या होता है कि अगर फैमिली में केसेस हैं लेकिन वो इनहेरिटेबल नहीं है, तो रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। जैसे डायबिटीज जो है ना, जैसे हमारे ओ लेवल लेवल में पढ़ाने वाले जो जो डॉक्टर्स हैं वो तो ये नहीं बताएंगे, लेकिन जो नॉन डॉक्टर्स टीचर्स हैं बायोलॉजी पढ़ाने में, वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट मार्केट में फेंक रहे हैं कि डायबिटीज जो टाइप 1 आप पढ़ते हैं सिलेबस में वो इनहेरिटेड है। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है।
इन नॉनसेंस है। तो जनाब क्या होता है, जब किसी की फैमिली में डायबिटीज ज्यादा है, इसको भी है उसको, तो हम इसको कहते हैं मेडिकली हाई रिस्क ग्रुप, कि भाई इनकी बॉडी में होने का चांस, बॉडी में सेंसिटिविटी टू डायबिटीज ज्यादा है। तो ये जैसे कैंसर में भी यही बताना चाह रहा हूं मैं, कि कैंसर में भी अगर आपके फैमिली में 4-5 लोगों को है, तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ हाई रिस्क ग्रुप, या आपकी जीन्स उतनी स्ट्रांग नहीं है और जल्दी म्यूटेट हो जाती है, जिसकी वजह से कैंसर का चांस ज्यादा होगा। लेकिन ये कहना कि इनहेरिट हो जाएगा, कि चचा को था या दादा को था तो अब वो इनहेरिट होकर आ गया, तो ये इनकरेक्ट है। कैंसर इनहेरिट नहीं होता इस तरह से। जिस फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री ज्यादा है वहां रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। तो देर आर टू कॉन्सेप्ट, एक होता है कि इनहेरिट हो रहा है, इनहेरिट तो मतलब वो एक चीज है, स्ट्रक्चर है, वो एबनॉर्मल चला आ रहा है नीचे। लेकिन कैंसर में ऐसा नहीं होता, या इवन डायबिटीज टाइप मिलाइटिस 1 में भी ऐसा नहीं होता। बल्कि यूं समझ लीजिए कि रिस्क फैक्टर वो आप एक हाई रिस्क ग्रुप कहलाते हैं, कि आपकी जीन्स या आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर चीज के लिए ज्यादा जो है ना आइडियल होती है, जिसकी वजह से वो आप में ज्यादा रिपोर्ट होता है। तो दैट इज समथिंग वी कॉल इट हाई रिस्क ग्रुप, नॉट इनहेरिटेड पर्टिकुलरली। ठीक है। ओके सारेम, यस सारेम, सारेम वेरी क्विक, सारे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सारे। सर जैसे कि मियोसिस जैसे कि पूरी बॉडी में होती रहती है, लाइक एवरी मिनट, लाइक मियोसिस। यहाँ हो गई पूरी बॉडी में, क्या कर रहे हो अभी? बाकी बच्चे तुम्हें थपड़िया देंगे। मियोसिस पूरी बॉडी में कहाँ हो रही है? सिर्फ टेस्टिकल ओवरी में हो रही है बेटा। नहीं नहीं सही, मियोसिस वो दूसरी कौन सी है फिर? माइटोसिस। माइटोसिस। लाइक माइटोसिस तो हो रही है ना, तो सर जैसे कि हमारी फिर हाइट क्यों रुक जाती है लाइक एक सर्टेन एज पे? नहीं वो तो कहा, तुम तो इतने, मैं तो तुम्हें फिजिकली देख चुका हूँ, इतने छोटे भी नहीं हो कि तुम्हें हाइट का इतना फिक्र है। देखो होता क्या है, बोन है ना, अब बोन, ये हाइट का तो आप देखो कहीं और चली जाएगी, मैं बता देता हूँ। बोन, जो हाइट का ताल्लुक है ना, वो बोन ग्रोथ से होता। ये है कि बोन में ना एक पर्टिकुलर जगह होती है जिसमें माइटोसिस हो रही होती है, इसको कहते हैं मेटाफिजियल प्लेट। दिस ऑब्वियसली प्योरली एक्स्ट्रा, तो जिनको नहीं समझ में आया छोड़ दीजिएगा। बोन में डॉक्टर्स कहते हैं ना 18-19 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ेगी। वो क्या होता है कि बोन में जहां माइटोसिस हो रही है ना, जो नेचुरली ग्रोथ के लिए, जिससे वर्टिकल ग्रोथ, वो एक प्लेट में हो रही होती है। 18-19 साल तक ये प्लेट खत्म हो जाती है। 18-19 साल तक ये जो प्लेट है यहां पर वो खत्म हो जाती है, तो बोन की लेंथ बढ़ना बंद हो जाती है। अब क्या है कि अगर आपका यहां पर फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर होने के बाद आपकी जो माइटोसिस है वो सिर्फ इतने पार्ट में होकर रिपेयर तो कर सकेगी। देखो मैंने लिखा था ना इंपॉर्टेंस में, कि एक है रिपेयर और एक है ग्रोथ। तो ग्रोथ वाली जो माइटोसिस है वो बोन में सिर्फ इस जगह पर होती है, जिसको मैंने कहा मेटाफिजियल प्लेट। और 18 साल या 19 साल तक ये प्लेट क्लोज हो जाती है, खत्म हो जाती है बोन में से। तो ग्रोथ वाली माइटोसिस यहां हो नहीं सकती। अब अगर बोन में डैमेज ना हो तो समझ लीजिए माइटोसिस होगी नहीं। और जब डैमेज होगा, वेयर एंड टेयर होगा, तो सिर्फ एज अ रिपेयर मैकेनिज्म उस जगह पे माइटोसिस होगी। और सर एक सवाल है, जैसे कि मेरी फैमिली में के अंदर डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर और क्या कहते हैं पार्किंसन, ये सब बीमारियां माशाल्लाह। मुझे भी हो। जी, अगर आप में है, खासतौर पे जो आपने आखिर में नाम लिया पार्किंसन डिजीज, अगर आपकी फैमिली में है, तो यस यू आर एट अ हायर रिस्क। आपको अपनी लाइफस्टाइल को नॉर्मल लोगों से ज्यादा बेहतर रखना चाहिए, अपने रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए। खासतौर पे जब आप 30 ईयर्स ऑफ एज को क्रॉस कर जाएं, तो फिर आपको अपने मेडिकल चेकअप्स बगैर किसी नीड के भी कराते रहने चाहिए। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, दैट दैट वुड बी मच बेटर, बिकॉज यू डेफिनेटली वुड बी कंसिडर्ड एज अ हाई रिस्क ग्रुप। तो इसलिए उसके तरीका ये है कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें अभी से, और जब आप 30 ईयर्स ऑफ एज क्रॉस कर जाएं, उसके बाद रेगुलर साल में 8 महीने में अपना फुल मेडिकल चेकअप कराएं, चाहे जरूरत हो या ना हो। ओके सर। ठीक है जी। बेटा आर वी ऑल गुड टू गो गाइस एंड गर्ल्स? चलो, अभी छोड़ दो पार्किंसन क्या होता है। मेरे बच्चे अब आ जाएं, लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा, म्यूटेशन। हेडिंग बनाओ बच्चों, म्यूटेशन, गाइस एंड गर्ल्स। मेरे फौजियों मौजूद हो यार? फौजी लेट गए सारे? फौजियों मौजूद हो या लेट गए सारे? फौजी कह रहा हूं मैं, फौजियों की तो आवाज ही निकल रही है, मौजूद है। चलो मेरे बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट म्यूटेशंस नाउ। ठीक है, म्यूटेशन में पूरा नहीं कराऊंगा, तुम्हारी एनर्जी, और मुझे नजर आ रहा है कि बच्चों का काउंट जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि बच्चे जो है ना वो सीरियसनेस को समझ नहीं रहे, कि ऑल दीज सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव अ डेडिकेटेड टारगेट टू कंप्लीट। यकीन करो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मैं फिर भी अब ये इंप्रेशन के लिए नहीं बता रहा, लेकिन मैं इनको अलग अलग करके करा दूंगा ना तो कर लोगे। वरना जनरल डिस्कशन में तो जो टॉपिक बच्चे खुद ही कर रहे होते हैं, टीचर टीचर फेल देते हैं ऐसी। म्यूटेशंस मेरे बच्चे, व्हाट इज म्यूटेशन? लिखिएगा बेटा। परमानेंट
sudden change in the genetic structure स्लैश जीन्स। अशना क्लास में हो? अशना? which is mostly abnormal is called mutation। बेटा म्यूटेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? दैट्स अ क्लासिकल डेफिनेशन विच वी यूज टू डिफाइन म्यूटेशन। क्या है म्यूटेशन बेटा? कि जब जीन में अचानक से कोई परमानेंट चेंज आ जाए जेनेटिक स्ट्रक्चर में, जो आम तौर पर ज्यादातर एबनॉर्मल होता है। ये मैंने इसलिए कहा कि रेयर केसेस में बाज दफा जब जीन में चेंज आता है तो रेयर केसेस में बेनिफिशियल भी हो जाता है, लेकिन वो बेनिफिशियल वो वाला नहीं है जो आपने एक्समैन सीरीज में देखा है। अगर आपने कभी एक्समैन सीरीज देखी है किसी ने, है वोल्वरीन वाली एक्समैन सीरीज देखी है, प्रोफेसर प्रोफेसर चार्ल्स वाली? हाँ जी। तो उसमें वो सारे क्या है, म्यूटेंट्स दिखाए ना उन्होंने कि म्यूटेंट्स है सारे, सब के सब म्यूटेंट्स है, सब में म्यूटेशन से नई नई एबिलिटीज पैदा हो गई हैं। तो मेरी जब मैंने कहा कि मोस्टली एबनॉर्मल है, कभी कभी फायदा हो जाता है, उससे मुराद खुदा की कसम वो म्यूटेशन नहीं है जो आपने उसमें देखी है। कभी कभी फायदा भी हो जाता है मल्टीपल केसेस में। वो क्या फायदा हो सकता है भाई? जेनेटिक कॉम्बिनेशन चेंज हुआ है, एबनॉर्मल एबनॉर्मल बना है। तो अब मैं पहले थोड़ी बेसिक समझाऊंगा तो मैं आपको बताता हूँ कि फायदा कैसे हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जब क्या होता है मेरे बच्चे, हमारी जीन्स में परमानेंट और अचानक अचानक क्या आ जाए, जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, तो बेटा इस एबनॉर्मल चेंज को क्या कहते हैं बोलो? म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। याद रखो, म्यूटेशन के कंपैरिजन में ना एक और वर्ड भी है जो एवोल्यूशन कहलाता है। और मैं यहीं पर समझा दूं क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ना दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए बोल देता है, म्यूटेशन और एवोल्यूशन को। तो याद रखिए, म्यूटेशन और एवोल्यूशन में कॉमन ये है कि म्यूटेशन में भी जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है? चेंज होता है। और एवोल्यूशन, नाम सुना है ना सबने एवोल्यूशन का? एवोल्यूशन में भी जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है बोलो? चेंज होता है। लेकिन म्यूटेशन, जैसा कि मैंने कहा, सडन चेंज है बेटा। म्यूटेशन क्या है? सडन चेंज है। लेकिन एवोल्यूशन क्या सडन होती है बोलो? क्या एवोल्यूशन जब हम कहते हैं किसी स्पीशी में हो रही है तो क्या ये एक सडन प्रोसेस होता है? नो, इट्स अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। तो याद रखें, एवोल्यूशन भी लिख देता हूं मैं, वेरी स्लो ग्रेजुअल change in the genetic structure which takes place in time of multiple generations and mostly lead to development of better version of a species। देखो ये पैराग्राफ में सब कवर हो जाएगा, इज कॉल्ड एवोल्यूशन। देखो इससे आप म्यूटेशन और एवोल्यूशन को कभी मिक्स नहीं करोगे। देखो म्यूटेशन में हमने क्या कहा, ये परमानेंट और सडन चेंज होता है। ये भी परमानेंट चेंज होता है लेकिन बहुत स्लो और ग्रेजुअल होता है। ये भी चेंज इन दी जेनेटिक स्ट्रक्चर है जो अचानक से आता है, और ये आता है इन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ मल्टीपल जनरेशन। और फिर हमने क्या कहा, म्यूटेशन का जो चेंज है वो आमतौर पर क्या होता है? एबनॉर्मल होता है। जो जो स्पीशी है उसके लिए ये एबनॉर्मल चेंज होता है, उसके लिए नुकसानदेह साबित होता है। जबकि एवोल्यूशन किसी स्पीशी के लिए नुकसानदेह, बोलो बेटा, एवोल्यूशन किसी स्पीशी के लिए नुकसानदेह नहीं होती। एवोल्यूशन के नतीजे में स्पीशी बिकम्स अ बेटर वर्जन ऑफ इटसेल्फ। आप हम पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट यही है ना कि जो स्पीशी है वो बेटर वर्जन ऑफ इटसेल्फ बनती है। तो मालूम हुआ कि म्यूटेशन, बेटा बोलो, म्यूटेशन बच्चे, म्यूटेशन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लिए क्या है? नुकसानदेह, हार्मफुल है, एबनॉर्मल, अब एबनॉर्मेलिटी में रिजल्ट करता है। जबकि एवोल्यूशन रिजल्ट्स इन बेटरमेंट ऑफ द स्पीशीज। म्यूटेशन इज अ वेरी
सडन चेंज, जबकि एवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो चेंज, ग्रेजुअल चेंज। म्यूटेशन भी परमानेंट चेंज है, ये भी परमानेंट चेंज है, ये भी जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज है और वो भी जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज है। तो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को लोकेट कर पा रहे हो बच्चों? सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को लोकेट कर पा रहे हो? दोनों में मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, सिमिलैरिटी क्या है? दोनों चेंज है जेनेटिक स्ट्रक्चर में और दोनों परमानेंट चेंज है। डिफरेंस क्या है? ये सडन चेंज है, वो स्लो चेंज है। इसमें ज्यादातर एबनॉर्मेलिटी पैदा होती है और उसमें ज्यादातर बेटरमेंट पैदा होती है स्पीशी के लिए। अब हमने क्या पढ़ना है बच्चों? हमने क्या पढ़ना है बच्चों? म्यूटेशन पढ़ना है। तो लिसन वेरी केयरफुली मेरे बच्चे, सबसे पहले जान लेते हैं कॉजेज ऑफ म्यूटेशन, क्योंकि जिस पर बहुत सारे सवाल बच्चों के आ रहे हैं, सर क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा। तो कॉजेज ऑफ म्यूटेशन समझ लीजिए मेरा बच्चा। हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर अचानक से कब और कैसे चेंज हो सकता है, समझे। म्यूटेशन का जो नंबर वन कॉज है ना बेटा, वो है आयोनाइजिंग रेडिएशंस। म्यूटेशन का नंबर वन कॉज क्या है बेटा, बोलो? आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसा कि एक्स रेज वगैरह, एक्स रेज या इंफ्रारेड रेज, आयोनाइजिंग रेडिएशंस। क्योंकि होता क्या है, बच्चे बोल रहे होंगे सर म्यूटेशन कैसे आएगी। देखो होता क्या है कि देखो म्यूटेशन किस में आ रही है, जीन में। और जीन किससे बनी होती है? जीन किससे बनी हुई है? जीन इज बेसिकली अ केमिकल थिंग ना, केमिकल थिंग है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम से बनी हुई है। तो जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं मेरे बच्चों, जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, ये हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका डीएनए है, इमेजिन करो कि ये तुम्हारा डीएनए है और इस डीएनए में ये तुम्हारी जीन है। अब इस पर रेडिएशन गिर रही है, इस पर रेडिएशन गिर रही है। अब केमिस्ट्री वालों, फिजिक्स वालों, तुम बेहतर समझते हो, क्या कहा मैंने कि जब इस डीएनए के पीस को ज्यादा इनर्जाइज करोगे तो क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट होगी और एटम्स आयोनाइज होने के चांसेस होंगे। केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है यहां पर कि जब यहां इनर्जाइज करोगे तो विल देयर बी अ चांस ऑफ द ऑफ ब्रेकिंग सम बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। चाहे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो या फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स हो, जीन तो चेंज हो गई ना। बोलो, जेनेटिक स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया, यस और नो? यस। तो याद रखिए, कोई पूछेगा नहीं, बस किसी ने पूछा, आपने सवाल पूछ रहे थे इसलिए मैंने बता दिया कि नंबर वन कॉज बेटा म्यूटेशन का क्या होता है बच्चों, बोलो? आयोनाइजिंग रेडिएशंस। यानी जितनी भी आयोनाइजिंग रेडिएशन हमारी सराउंडिंग में है, चाहे वो एक्स रेज हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेज हो, ठीक है, यूवी रेज जिसको आप कहते हैं, ये सारी अगर आपका एक्सपोजर इन रेज से ज्यादा है, आपका एक्सपोजर इन रेज से ज्यादा है, तो योर बॉडी विल बी मोर प्रोन टू डेवलप म्यूटेशंस। ठीक है, तो ये तो हो गया। बट नॉट एवरी अराउंड दीज रेज मेरे बच्चे। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो सन से आ ही रही होती हैं, इसीलिए याद रखें सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है। हम समझते हैं कि जब बस हमें पिकनिक पे जाना है तो सन ब्लॉक लगाना चाहिए। सन ब्लॉक लगाना है ताकि सन में जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनसे हम प्रोटेक्ट हों। इसी तरह अगर हम कभी अपनी डायग्नोसिस के लिए जा रहे हैं, टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप देखिए वहां एक्सरे वगैरह कराया जाता है, मजबूरी है, लेकिन बार बार अपने आप को अल्ट्रासाउंड रेज से या एक्स रेज से एक्सपोज नहीं करना। आपने देखा नहीं है, जो रेडियोलॉजी में बंदा होता है आपका टेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसका बड़ा रिपीटेड एक्सपोजर है, तो उसने बड़ी स्पेशल किस्म की जैकेट पहनी होती है प्रोटेक्टिव, जो उसको एक्सरे से प्रोटेक्ट करे। देखा है आपने बेटा? तो इसका मतलब उसको पता है ना कि नुकसानदेह है हमारी बॉडी के लिए। क्लियर? चलो, आयोनाइजिंग रेडिएशन। फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन के बाद जो दूसरा बड़ा रीजन है ना बेटा, वो होते हैं केमिकल एजेंट्स, यानी केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स यानी बाज केमिकल्स इतने ज्यादा इफेक्टिव और इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो जाकर हमारे डीएनए से रिएक्ट कर जाते हैं। हमारे डीएनए से जाकर क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, उसको केमिकली चेंज कर देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। देखो, स्किन जब बर्न होती थी ना, स्किन बर्निंग जब होती थी, स्किन बर्निंग जब भी होती थी, तो एक ऑइंटमेंट आता था बर्नॉल करके। तुम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे। बर्नॉल करके एक ऑइंटमेंट आता था, बहुत फेमस ऑइंटमेंट था, दुनिया भर में इसके एड्स चलते थे बर्नॉल के। लेकिन लेटर ऑन बाय 2012 नई रिसर्च ने साबित किया कि बर्नॉल का केमिकल इतना ज्यादा इफेक्टिव होता था बर्न के अगेंस्ट, बहुत गुड था। लेकिन लेटर ऑन लॉन्ग टर्म रिसर्च ने साबित किया, प्रूव किया, एविडेंस दिया कि बर्नॉल का जो केमिकल था वो स्किन में मौजूद हमारी जीन्स के डीएनए को भी क्या कर रहा था,
ऑल्टर कर रहा था, जिससे नई नई तरह के स्किन कैंसर पैदा हो रहे थे। उसके बाद बर्नॉल को फौरन डिसकंटिन्यू कर दिया गया। कई सौ कई कई जो है ना क्या कहते हैं, डिकेड से इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन रिसर्च चल रही थी कंटिन्यूटी में। एंड देन 2012 के अराउंड ये फाइंड आउट हुआ कि भाई ये इससे स्किन कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि इतना इफेक्टिव केमिकल है कि इसकी एफिकेसी सिर्फ बर्न को ट्रीट करने में नहीं है। रिसर्चर्स ने साबित किया कि स्किन के जो सेल्स हैं उनके डीएनए से भी जाकर ये रिएक्ट कर सकता है। तो केमिकल एजेंट्स कैन ऑल्सो कॉज, बोलो, केमिकल एजेंट्स कैन ऑल्सो कॉज कैंसर। समझ आई? म्यूटेशन, बात समझ आ रही है बेटा, कि वो भी हमारे डीएनए को म्यूटेशन में ले जा सकते हैं। इसी तरह, हाँ जी, टार कैन ऑल्सो, वेरी गुड बेटा, टार, वेरी गुड। टार जो आपने पढ़ा है वो भी तो यही करता है ना, केमिकल एजेंट्स लाइक टार। टार भी इतना इफेक्टिव केमिकल एजेंट होता है कि वो हमारे लंग के सेल्स के डीएनए को म्यूटेट कर देता है। वेरी गुड बेटा। इसी तरह तीसरा एग्जांपल जो है ना, वो थोड़ा सा हाईली स्पेसिफिक है, एंड दैट इज वायरसेस। लेकिन याद रखो, जब मैं वायरसेस लिखता हूं ना, तो सारे वायरसेस नहीं है इसमें। वायरस की एक ही ग्रुप है जिसको कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ओनली दिस वायरस is capable only this virus is capable of mutating our DNA। हमारे डीएनए को म्यूटेट करने की एबिलिटी बस इस फैमिली के वायरसेस में पाई गई है, बाकियों में नहीं है। इसलिए वायरसेस को इन जनरल मत समझ लेना। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी। तो मेरे बच्चे, जब हम म्यूटेशन, जो बच्चे कह रहे थे सर क्यों होगी म्यूटेशन, तो म्यूटेशन के जो नोन कॉजेज है ना बेटा, वो तीन है। ठीक है, म्यूटेशन के तीन कॉजेज हैं। नहीं बेटा, पेपिलोमा वायरस इतना रेयर नहीं, तुमने नहीं सुना। फीमेल के अंदर जो सर्विकल कैंसर होता है वो इसी से तो होता है। फीमेल के अंदर सर्विकल कैंसर, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है फीमेल का, वो इसी वायरस से होता है। ठीक है ना, तो इतना भी रेयर नहीं जितना आप समझ रहे हो, आपने सुना नहीं है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन जाहिर है सबसे जो फेमस कॉज है, वो क्या है? आयोनाइजिंग रेडिएशन। देन द सेकंड वन इज कि बहुत सारे ऐसे केमिकल एजेंट्स भी होते हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन आ जाती है। इज दैट क्लियर? एंड देन वे स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड, बोलो, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हु आर आल्सो नोन टू इंड्यूस म्यूटेशन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? समझ आई बात यहां तक की, या ऊपर से गई? इज एवरीबॉडी क्लियर? इज एवरीबॉडी क्लियर गाइज एंड गर्ल्स? जी, अशना, यस। मैं यहां पर ब्रेक लगा रहा हूं, द रीजन इज म्यूटेशन। देखो, म्यूटेशन तो पूरा हो गया, सही है, म्यूटेशन पूरा हो गया, लेकिन म्यूटेशन के लेवल्स हैं, यानी म्यूटेशन का टॉपिक अभी मुझे इसमें कुछ और चीजें कवर करनी है, लेकिन आई थिंक कि इट इज, वो वाइब आती है ना, तो वाइब क्या है, आज आज को यहीं पर रोकते हैं इंशाल्लाह ताला। वी विल कंटिन्यू। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की बेटा। और देखो, ये कुर्बानियां देनी पड़ती हैं ताकि हम एंड में टेंस ना बैठे हों, और चीजें अच्छे से कवर कर रहे हैं, डिस्कशन के होकर कवर हो रही है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, तो क्या ही जरूरत है इसको फिर जो है ना कि आप सुस्ती और काहिली और बेगैरती का ताज सर पे रख के छोड़ दें इनको। तो इसलिए मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह यहां तक पहुंच गए। इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन द नेक्स्ट सेशन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। अब जिन्होंने सवाल पूछना है वो सवाल पूछ लें, बाकी लोग क्लास से जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। सवाल पूछने के लिए सारे, यस सारे। सर एक सवाल था कि लाइक जैसे कि मोबाइल के अंदर से भी तो रेस इमिट्स होती हैं, वो कहते हैं वो भी हार्मफुल होती हैं। असल में देखो, होता ये है कि मोबाइल की रेडिएशंस या माइक्रोवेव की रेडिएशंस ना अपने आप में इतनी पावरफुल नहीं है कि वो आपको म्यूटेशन में ले जाए, लेकिन जब उनसे बार बार और क्लोज डिस्टेंस से एक्सपोजर होगा, तो दे देन बिकम हार्मफुल। अगर आप सिर्फ साइंटिफिकली पूछें तो मोबाइल रेडिएशन इतनी एनर्जेटिक नहीं होती कि वो आपके डीएनए से कंबाइन हो जाए, लेकिन अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा होगा और कंटिन्यूअस इमिशन हो रही है, बॉडी कंटिन्यूअस एक्सपोजर हो रहा है, सेम विद दी माइक्रोवेव, कि अगर आपको माइक्रोवेव से बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर है, खास तौर पे आप माइक्रोवेव में और सिरेमिक बर्तनों के जगह प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, तो वहां पर फिर उन रेडिएशन से म्यूटेशन होने के चांसेस बढ़ेंगे, वरना नहीं। यानी इट सेल्फ अगर साइंटिफिकली पूछे तो माइक्रोवेव हो या मोबाइल की रेज हो, वो इतनी एनर्जेटिक नहीं होती कि म्यूटेशन कॉज करें, लेकिन चूंकि हमारा एक्सपोजर बहुत ज्यादा और बहुत कम डिस्टेंस से होता है, इसलिए कंटिन्यूअस एक्सपोजर की वजह से दे मे कॉज म्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाय अब्दुल रहमान अतीक। यस अब्दुल रहमान। सर क्या कहते हैं,
बोलो। सर सबसे पहले कि सर मैंने ये पूछा था सर, लाइक लाइक इफ मदर इज एक्सपेक्टिंग और सर उनको कैंसर हो जाए, तो फिर उनके बेटे उनकी जो बच्चा होगा सर उसको क्या होगा, मतलब देखो इफ शी मैंने इज तुम्हें एक्सपेक्ट। अभी भी बताया था, अभी मैं अब इस कोशिश करो दिमाग बड़ा करो, मैंने क्या कहा, कैंसर इनहेरिटेड नहीं होता, तो जब मम्मा अम्मा को है तो बच्चे को इनहेरिट नहीं होगा। अगर आप सर लेकिन जाहिर है माँ की बॉडी कैंसर में कमजोर है, तो उस कमजोरी की वजह से, जब माँ की अपनी बॉडी ही कमजोर है और उस कैंसर से सफर करने की वजह से, तो उस बच्चे का 9 महीने वाइबल रहना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो सही तरीके से वाइबल हो भी पाएगा या दरमियान में ही प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाएगी। ओ, तो सर मेरा ये सवाल नहीं है, बट आपने कहा था कि मतलब वो सेल्स जो हैं उनके ऊपर वो ब्लड वेसल्स आ जाती हैं और वो जो है फिर पूरी बॉडी में ट्रैवल करती हैं, बट मदर और क्या हाँ कहते हैं ठीक है, अगर आप इस अप्रोच से कह रहे हो ना कि मेटास्टेसिस हो गई, तो उसका इनहेरिटेंस नहीं कहेंगे, वो तो मेटास्टेसिस की वजह से आया ना, फिर आ सकता है, जी हाँ। अच्छा। और सर आपने कहा था कि मायोसिस से क्या कहते हैं कैंसर सेल्स बनते हैं, इज दैट करेक्ट? मैंने ये कहा था मियोसिस, ये क्यों कह दिया मैंने, म्यूटेशन से बनते हैं भाई, क्या कर रहे हो, नहीं सर, म्यूटेशन। ज्यादातर मतलब जो सेल डिवीजन होती है सर, मतलब ज्यादातर मैंने रिस्क कहा था मायोसिस। मियोसिस से मियोटिक एरर्स आते हैं, अब मियोटिक एरर्स जरूरी थोड़ी कैंसर हो। मियोटिक एरर तो हमने कहा ना, सिकल सेल एनीमिया आ गई, जेनेटिक डिजीज आ रही है। मियोटिक एरर अच्छा। में क्या हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन चेंज होने में एबनॉर्मल कॉम्बिनेशन बन गए, जिससे जीन का फंक्शन डिफरेंट हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, है जी, हंटिंगटन डिजीज हो गई, या अल्लाह भला करे पार्किंसन। आपका एल्बिनिज्म हो गया, या आपका अल्लाह भला करे डाउन सिंड्रोम हो गया, ये सब डिजीज कैंसर का काम है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर कैंसर सेल्स किस प्रोसेस से डिवाइड करेंगे, मायोसिस या माइटोसिस? बेटा ये देखो, तुम नींद में चले गए थे लगता है, मैंने वाजे लिखा था यहाँ पर, अब पढ़ो, खुद पढ़ो जरा, ये देखो स्क्रीन पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है प्रोसेस का नाम, एंड ए माइटोसिस। एंटायोसिस। दिस इज व्हाट वी कॉल, यानी टू बी एग्जैक्ट वी कॉल इट ए माइटोसिस, यानी ये माइटोसिस ही का मॉडिफाइड वर्जन है। अच्छा। और सर मैंने असल में पेपर डिस्कस करना था, तो मतलब बाकी सब सवाल पूछने हैं, तो मैं कौन सा एंड पे पेपर आपके डिस्कस पास। करना था बेटा? सर वो बायोलॉजी के पेपर 4 और पेपर 2। अब यार रेगुलर क्लास में करना है, 12 बज रहे हैं, मुझे भी नींद आ रही है, मैं थके हुए दिमाग से तुम्हें जवाब नहीं दे पाऊंगा ज्यादा, तुम अच्छा रेगुलर तो क्लास के सर। एंड पे कर लेना, बेहतर होगा। ओके सर। थैंक यू। जी, मोहम्मद फरहान अहमद, क्विक क्विक क्विक। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे सिर्फ दो क्वेश्चंस हैं कि फर्स्टली सर, जिस तरह आपने अभी कहा था कि न्यूट्रिशन एक इस वजह से भी हो सकती है कि केमिकल एजेंट्स हों, तो सर जिस तरह वो कोई सस्ती सी मेहंदी होती है जो हैंड पे लगाते हैं ताकि लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए, तो सर उससे भी कभी हाथ खराब हो जाते हैं, तो क्या ये एक सस्ती सी केमिकल क्या होती है, एजेंट है? सस्ती सी क्या होती है? मेहंदी सर, मेहंदी। मेहंदियां। हाँ देखो देखो, इससे मतलब मैं, मुझे नहीं पता कि मेहंदी से कैंसर होगा या नहीं होगा, वो तो रिसर्च से पता चलेगा, लेकिन कोई केमिकल अगर इतना तेज है तो उसको अवॉइड ही करना चाहिए, दैट हैज ए हाई पोटेंशियल कि वो आपको म्यूटेशन कॉज कर सकता है। ओके सर, और बस लास्टली सर, जिस तरह तो जिस तरह आप एक और कॉस्ट था कि आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिस तरह एक्सरे, तो सर वो एक्सरे के रूम में जाने से पहले वो लिखा हुआ था कि इफ़ यू आर प्रेग्नेंट सो आपको अपने डॉक्टर से हाँ, वो करना चाहिए, तो सर क्या इसीलिए लिखा इसी हुआ है वजह ना से मेरे होगा? बच्चे कि आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी बॉडी, आपके जो ग्रोइंग यूटरस में बच्चा है, उसमें अगर म्यूटेशन हो गई, तो एबनॉर्मेलिटी थी नहीं, लेकिन पैदा होने का चांस बढ़ जाएगा, तो इसलिए जाहिर है अवॉइड करना चाहिए, अनलेस अनटिल के बहुत ज्यादा जरूरी है कराना। ओके सर, थैंक यू सर। यू वेलकम। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बाय आयशा फैसल, यस आयशा फैसल। जी आयशा फैसल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बाय। यस सर। हाँ सर बोलो। बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि सर सबसे पहले तो आप फ्रंट पेज दिखा दें, जिसमें आपने मतलब मेरे ख्याल में आइडिया बताया होगा ना कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। बस। और सर मुझे ये भी पूछना था कि जैसे, क्या पूछना था, एक सेकेंड रुके। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे स्पर्म और एग सेल है वो फिर माइटोसिस से और मजीद डिवाइड होंगे? नहीं, स्पर्म एंड एग सेल बन गए मियोसिस से, अब बनने के बाद तो वो फ्यूज होते हैं ना बेटा, फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं, फिर वो जाइगोट माइटोसिस से डिवाइड होगा। अच्छा, तो मतलब बस ये एक ही दफा बनेंगे? हाँ बस बनते हैं, उसके बाद भाई हम, अब जो मेल में स्पर्म बन रहे हैं वो बनने के बाद रिलीज हो जाते हैं, मेल जैकुलेट करता है, रिलीज हो जाता है, फीमेल हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग रिलीज कर देती है, फिर नया एग आएगा, वो मियोसिस से बनेगा। अब ये जो रिलीज एग है, अगर ये स्पर्म से फ्यूज कर गया, तो फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनेगा उसमें माइटोसिस होगी। अच्छा।
ठीक। और सर ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन समझ में नहीं आया मुझे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखो समझना था भी नहीं तुम्हें, इसीलिए मैंने उसको आइडिया नहीं, उसको मैंने तुम्हें किसी दूसरे आइडिया से कनेक्ट किया ना, कि हम कहते हैं मियोसिस के अंदर नॉन आइडेंटिकल कॉपीज बनी। नॉन आइडेंटिकल का मतलब कि जो सेल्स बनेंगे वो डिफरेंट होंगे। अब डिफरेंट होने का मतलब क्या हुआ, किसी सेल के फंक्शंस किससे कंट्रोल होते हैं, जीन्स से। तो अगर वो डिफरेंट बन रहे हैं इसका मतलब जीन्स में चेंज आया है ना। एट ओ लेवल तो हमें पढ़ना भी नहीं है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या चीज होती है, लेकिन मैंने इसीलिए कोशिश की, अगर आपने नोट किया हो, कि मैंने इसी बात पर सारे पॉइंट्स को रिलाइव किया ताकि आप इसी को याद करें कि जब आपने कहा कि जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब है मियोसिस में ऐसा कुछ होता होगा जिसमें जीन्स में चेंजेस आती होंगी, जो कि एक नॉर्मल पोर्शन का हिस्सा है जिससे वेरिएशन आती है। तो उसी को हमने कहा कि जेनेटिक जो चेंजेस आती हैं, नए कॉम्बिनेशन, उनके लिए वर्ड यूज किया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का। वो तो जब आप कभी जिंदगी में अच्छा। म्यूजिक का प्रोसेस पढ़ोगे तभी पता चलेगा कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। लेकिन आप इस वक्त अपनी डेफिनेशन पे रिलाई करोगे कि भाई जब जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल आ रहा है, इसका मतलब इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि जेनेटिकली चेंज आ रहा है, उसी चेंज को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। ठीक। और सर ये जैसे जो मियोसिस में जो मतलब न्यूक्लियस का नंबर है, क्रोमोसोम का नंबर मेरे ख्याल में, हाँ, वो क्रोमोसोम। डॉटर सेल में तो सेम ही रहेगा ना? हाँ जी, पेरेंट से हाफ होगा ना, लिखा था मैंने कि हाफ फ्रॉम पेरेंट टू हाँ। डॉटर। बाकी सारे डॉटर सेल्स तो आइडेंटिकल ही होंगे फिर। नहीं नहीं, डॉटर सेल मतलब आप कहना चाह रहे क्रोमोसोम के रेफरेंस में आइडेंटिकल होंगे, वैसे नॉन आइडेंटिकल होते हैं। यानी अगर आप ये पूछना चाह रही हैं, अगर आपके अब्बा के सारे स्पर्म और आपकी अम्मा के सारे egg एक जैसे होते तो सारे बहन भाई एक जैसे नहीं होते, सोचो। अगर बिल्कुल स्पर्म ठीक। हमेशा एक ही जैसा होता है, एग हमेशा एक जैसा होता है, फिर तो सारे बहन भाई एक जैसे होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो दैट अगेन प्रूव्स क्रोमोसोम नंबर वाइज तो ठीक है, यस दे ऑल हैव 23 23 23। लेकिन चूंकि जेनेटिक इनके अंदर जो जीन्स होंगे वो डिफरेंट होंगी, इनके अंदर जीन्स डिफरेंट होंगी, इनकी जीन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो जो हो रहा है ना, जीन्स के नए नए कॉम्बिनेशन, तो इनके अंदर अलग कॉम्बिनेशन होंगे, इनके अलग, इनके अलग, इनके अलग। जस्ट टू आंसर, जस्ट टू रिमेंबर कंसेप्चुअली, क्या तुम्हारे, क्या किसी के, मेरे भाई साहब मेरे जैसे हैं क्या? बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि मेरे अम्मा अब्बा तो सेम ही हुआ ना, और मेरे भाई के अम्मा अब्बा भी सेम है। तो लेकिन इसका मतलब ये कि अब्बा जो स्पर्म बना रहे हैं, अम्मा जो एग बना रही हैं, अगर अब्बा ने 10 स्पर्म बनाए तो 10 के 10 स्पर्म्स में, ठीक है ये तो कॉमन है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अपने 23 होगा, लेकिन सब में जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन आए होंगे वो एक दूसरे से अलग होंगे। अच्छा, मतलब हर सेल, हर स्पर्म सेल में मतलब अलग अलग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जी बने हुए जी होंगे। जी 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 जी। सही। इसका और एविडेंस बताया ना सर, मैंने, तुम्हारी बहन तुम्हारी जैसी थोड़ी बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती। हाँ, सही समझ गई मैं। और सर मुझे क्या पूछना था, हाँ बाकी तो मैं रेगुलर क्लास में पता नहीं क्या पिछली क्लास में कुछ मुझे पूछना था डिजीज एंड इम्यूनिटी से, लेकिन फिर माइक वगैरह का इशू कहाँ आ चल रहा रहा था था तो फिर वो इंटरनेट उसी में, पिछली क्लास में इंटरनेट बहुत ही फारिग चल रहा था। तो फिर उसी क्लास में फिर पूछूं मैं आपसे। हाँ यार, उसी में पूछा। मैं भाई बड़ा थक गया हूँ अब तो। तुम माशाल्लाह ग्रुप पे कोई और एक्टिव हो ना, तुम ही एक्टिव रहती हो पूरे दिन ग्रुप पे माशाल्लाह, तो नहीं तुम्हारे सर, पास। हाँ। और आप मुझे जवाब नहीं दे रहे, मैं एक क्वेश्चन आपसे कब से पूछ रही हूँ अरे उसका बाजी, प्रॉपर। तुम्हें क्या लगता है आयशा, मेरे दिन में सुबह से लेकर रात तक, अभी क्लास हो रही है, इससे पहले भी क्लास थी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा टीचर फारिग ही बैठा रहता है क्या? नहीं नहीं, मेरे को मैं पता है कि तुम्हें आप बहुत ड्राइव मेहनती करते हैं। करते जवाब दे रहा होता हूँ यार, खुदा की बंदी। मुझे खुशी भी होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जाहिर है अवेलेबिलिटी। मैं तुम्हें अपना शेड्यूल भेजता हूँ कि मेरी 7 दिन क्लासेस का क्या शेड्यूल है, नहीं, तो फिर मुझे याद अंदाजा है। है। नहीं नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें मुझे रिटर्न अंदाजा शेड्यूल भेजता है। हूँ। अभी मैं मंगवाता हूँ अपना नहीं रिटर्न सर, शेड्यूल, अभी तुम्हें भेजता हूँ मैं। आपको पता है कि अभी कुछ टाइम पहले ही मतलब मेरी क्वेरीज निकल रही थी ना, तो मैं वाकई में रोने लग गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ही एक हूँ जिसको इतना मसला आ रहा है और ये सब, अब और तो फिर मुझे तसल्ली हो इतने गई है, मसले अब मसाइल आ तो रहे हैं। तुम्हें अपने सारा हाँ, अब भोले भोले तसल्ली हो बच्चे रही नजर है। आ रहे हैं ग्रुप में। हाँ, अब तसल्ली हो रही है कि जैसे अब आप जवाब भी दे देंगे ना, मतलब आपने वो गलत सवाल का मुझे जवाब दे दिया, मैं आपसे कुछ और पूछ रही थी और आपने कुछ और के बारे में मुझे वॉइस मैसेज कर दिया। ड्राइव करते करते ऐसा अक्सर हो जाता है। मैं आपको अच्छा अच्छा। ज्यादातर टाइम ड्राइव करते हुए जवाब दे रहा होता हूँ। आई डेफिनेटली आई लव टू आंसर क्वेरीज। लेकिन बस, अच्छा जी, ईशल बिल्कुल ईशल कह रही है मेरा भी सवाल ले लें, आयशा फैसल से आपकी बहुत ही खास ताल्लुक है। जी ईशल, योर क्वेश्चन। सही। ईशल। सर मेरा सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम ईशल, कैसी हैं आप? पहले तो ये बताएं यार, आप सॉरी सवाल सर, वाली बस वालेकुम सवाल। अस्सलाम। अच्छा वालेकुम जी, बेटा बोले। How do doctors tell a specific time duration that you have to live when you're diagnosed with cancer? अच्छा, ये तो एक बहुत ही ज्यादा ऐसा सवाल पूछा आपने कि जो अलग अलग, असल में मैं इसको जेनरिकली आंसर कर देता हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग सब्जेक्टिव टू विच टाइप ऑफ कैंसर यू आर टॉकिंग अबाउट ना। क्योंकि अभी तो हमने हम्म। कैंसर को बहुत ही ऊपर से देखा, जस्ट एज नॉर्मल लिवर। अब वो कैंसर लिवर में हो रहा है,
वो कैंसर किडनी में हो रहा है, एक तो इस पे यानी कौन सी साइट पर कैंसर हो रहा है ये बड़ा मैटर करता है। फिर कैंसर सेल्स की ना मल्टीपल टाइप्स होती हैं, जैसे आप पता नहीं, अब आपने पूछा है तो मैं कुछ टाइप के नाम ले लेता हूँ, जैसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है, एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा। तो देर आर मतलब देर आर सम कैंसर्स व्हिच आर एक्चुअली वेरी एग्रेसिव इन नेचर, दे ग्रो वेरी रैपिडली, not only they grow but the abnormal cells also start releasing toxins that starts damaging the organ and the body sites as well। तो अगर कोई एग्रेसिव नेचर का कैंसर होता है तो डॉक्टर्स बायोप्सी में ना उस असल में होता है कि कैंसर को फाइनल डायग्नोज किया जाता है बायोप्सी से, जिसमें उसकी टाइपिंग और स्टेजिंग की जाती है। तो जब वो बायोप्सी करते हैं ना तो उनको अंदाजा हो जाए, बायोप्सी क्या होता है, सैंपल निकाल लेते हैं और लैब में उसको कल्चर करके देखते हैं उसके पोटेंशियल को। तो जब वो लैब में उसका पोटेंशियल देख लेते हैं बायोप्सी में, तो उससे अंदाजा करते हैं कि यार इस ग्रोथ या इस एग्रेशन से जब ये ग्रो करेगा तो इस लिवर की जो लाइफ है वो इतने दिनों में खत्म हो जाएगी। एंड ऑन दैट बेसिस दे दे एस्टिमेट कि अगर ये कैंसर इसी तरह से रहा तो 6 महीने या साल में काम खत्म हो जाएगा। Alright, sir. बस ये पूछना था। अच्छा जी, पता नहीं कहाँ चली गई जी, सामिया। यस सामिया। Sir, हम्म। um, can cancer happen from childhood and is it contagious? नो इट्स नॉट कंटेजियस बेटा, एंड यस इट कैन हैपन इन चाइल्डहुड एज वेल, but it's rare to have cancer in childhood. Normally cancers occur at later ages when your repair mechanisms are getting slowed down, उस वक्त ज्यादा चांस होता है। अर्ली एजेस में कैंसर रेयर होते हैं लेकिन बहरहाल हो जाते हैं। And how to prevent cancer? वही तरीका है, प्रिवेंट नहीं बेटा, प्रिवेंशन तो वही है कि म्यूटेशन के जो कॉजेज हैं उनसे आप बचें, यही प्रिवेंशन है, जो म्यूटेशन जिससे हो सकती है। बाकी ट्रीटमेंट है कि भाई आप कैंसर जैसी हो गया, जितना जल्दी आप उसकी सर्जरी करा के उसको रिमूव कराएं उतना चांस है सर्वाइवल का, क्योंकि कैंसर का पता चलते चलते कैंसर काफी बढ़ चुका होता है। इसलिए कैंसर की ट्रीटमेंट में स्टेज ऑफ द कैंसर मैटर्स अ लॉट। स्टेज ऑफ द कैंसर, जितना आप जल्दी कैंसर को डायग्नोज करेंगे उतना ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जितना वो फैल चुका होगा उतना, और जितना आपकी बॉडी की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो चुकी होगी, उतना कैंसर से ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सामिया। ओके फातिमा। यस फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। ये मेयोसिस में हाफ डिप्लॉयड से हिप्लॉयड में कन्वर्ट होते हैं क्योंकि जी गैमीट्स बिल्कुल, बनने होते हैं। तो मैंने ये तुम्हें 23 हाँ हाँ, 4 दफा आ गए, 2 दफा क्यों नहीं है ये इस तरह? तो ये 92 बन गए। तो यहाँ पर आपने ये नहीं सोचा कि ये नाइन, यहाँ पर आपने ये नहीं सोचा ये 46 है तो फिर 46 से 46 कैसे बन रहे हैं। यहाँ पर वो भी तो तो फिर, यहाँ पर भी तो ये बात सोचे ना फिर। इसका जवाब आपको उसी वक्त मिलेगा जब आप प्रोसेस पढ़ेंगे, प्रोसेस आपके सिलेबस में नहीं है। आई वुड सजेस्ट, ठीक है, इट्स अ वेरी लेजिटिमेट कंफ्यूजन कि जब डिवाइड हो रहे हैं, आपने डिवाइड का मतलब सेपरेशन समझ लिया कि भाई ये सेपरेट होंगे तो आधे इधर जाएंगे आधे इधर जाएंगे, ठीक है, आप इस अप्रोच से सोच रहे होते हो, ठीक है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। आई वुड सजेस्ट कि यूट्यूब पे कोई एनिमेटेड वीडियो देख लो, एनिमेटेड 2-3 मिनट वाली, तो एक विजुअल मिल जाएगा तुम्हें कि ऐसा कैसे मुमकिन है। बट जाहिर है होता यही है, ये सेपरेशन नहीं है, होता ये है कि जब सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है तो इवेंचुअली देयर इज अ फेज कॉल्ड एस फेज, सिंथेटिक फेज, जहां पर उसके कंटेंट को निकल किया जाता है। बट दैट इज समथिंग टोटली इररेलेवेंट फ्रॉम योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। योर क्वेश्चन इज लेजिटिमेट। जस्ट टू क्लियर आउट योर कंफ्यूजन आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच एनी एनिमेटेड वीडियो ऑन द यूट्यूब, तो वो आपको शायद थोड़ा बेहतर सर एक लेकिन अंदाज। ये माइटोसिस में 2 और इसमें 4 क्यों है? क्योंकि ये प्रोसेस लंबा होता है, इस प्रोसेस के 2 स्टेजेस होते हैं। अच्छा, अब जब देखेंगे तो पहले स्टेज में एक कोर्ट स्टेज की के, बात से सर। सॉरी, नहीं नहीं कुछ नहीं। ये प्रोसेस लंबा है, दोनों सेम प्रोसेस तो नहीं है ना बेटा, दोनों को हमने कंपेयर कर लिया लेकिन दोनों प्रोसेस ही डिफरेंट है। एक छोटा सा प्रोसेस है, एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, ये प्रोसेस 8 स्टेप में कंप्लीट होता है, जिसमें सेल एक्सेल मैं समझा ही दूं कि असल में इसमें क्या होता है, पहले सेल डिवाइड होकर 2 बनाता है, फिर ये सेल दोबारा डिवाइड होता है अच्छा और ये अच्छा। सेल भी दोबारा डिवाइड होता है। तो इसलिए अगर आप जर्नी को देखेंगे तो 4 सेल एंड पे मिलेंगे आप। अच्छा सर, ये मैं कह रही थी कि मियोटिक डिवीजन, जो भी मियोटिक एरर जो भी है, ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन दोनों है ना? जी जी, दोनों दोनों में यही, हमने म्यूटेशन में भी मैंने बताया ना, म्यूटेशन में भी कुछ पढ़ना है वो यही पढ़ेंगे। ये जो म्यूटिक एरर है दैट कुड अकर एट अ क्रोमोसोमल लेवल और कुड अकर एट अ जेनेटिक लेवल। जी। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि ये जो इवोल्यूशन है, इससे एक जीन या एक पर्टिकुलर तो इफेक्ट नहीं होता ना, पूरी की पूरी मतलब जनरेशन ही
इवॉल्व हो जाती है ना, जी लेकिन जी अगर जी हम जी 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 उसी जी, अगर तरीके नेचुरल से। एवोल्यूशन आ रही है तो पूरी जनरेशन में ही आती है जी, पूरी पॉपुलेशन में आती है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जो वेलकम जी। फातिमा, उजैर जी, उजैर, उजैर। सर प्योर ब्रीडिंग के अंदर कौन सी अम, रीडिंग के क्या अंदर? या म्यूसिस। दोबारा से पूछो बेटा, आई डेंट हेयर यू प्रॉपर्ली, बोलो दोबारा से बेटा। उजैर, कम अगेन। उजैर। जी सर। यस बेटा। मैं बोल रहा था कि प्योर ब्रीडिंग के अंदर क्या माइटोसिस होता है या म्यूसिस। प्योर ब्रीडिंग के अंदर? जी। मेरे बच्चे, ब्रीडिंग का तो मतलब ये डिफरेंट हो गया ना बेटा, वो तो ना माइटोसिस है ना म्यूसिस, वो तो फ्यूजन है। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि आप मेल और फीमेल गैमीट को फ्यूज करा रहे हो। या इवन कि अगर आप जेनेटिक्स में ही पढ़ रहे हो प्योर ब्रीडिंग, तो उसमें आप पढ़ते हो कि जो टी और टी है, और ये जो टी और टी है, अगर उस रेफरेंस में पढ़ रहे हो, पूछ रहे हो, तो फिर क्या होता है, पहले तो मियोसिस ही होता है, गैमीट्स बनते हैं मियोसिस से। अगर आप जेनेटिक्स के रेफरेंस से पूछ रहे हो, तो आपने अपने ही सिलेबस में पढ़ा होगा कि पहले इस तरह सेग्रीगेट करके लिखते हैं ना इसको, ये तो मियोसिस ही हो रहा है। क्योंकि आप देखें, इसमें आधा नंबर इधर चला गया, दो टी थे, एक टी इधर आ गया, एक टी इधर आ गया, तो ये मियोसिस हुआ, एंड देन इट विल फ्यूज, ईदर दिस एंड दिस विल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म टी टी। तो ये वाले स्टेप जो पूछ रहे हो, दैट इज फ्यूजन, जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है। लेकिन अगर तुम ये पूछ रहे हो गैमीट्स, तो गैमीट्स तो मियोसिस से बनते हैं। डिड यू गेट योर आंसर उजैर? यस साम्या? Sir, जी। you say it was called humans have meiosis. Then how do people have identical twins? आइडेंटिकल ट्विन तो बेटा अलग ही कहानी है, वो मोनोजाइगोट होता है। असल में होता है ये कि एक जाइगोट बन गया, एक स्पर्म और एक एग। ये मैंने पढ़ाया है, पता है तुमने? इसका मतलब मेरे लेक्चर्स अभी तक, तुमने मेरे स्पेशलाइज्ड सेल्स के लेक्चर्स नहीं सुने ना, इसका मतलब अभी तक? I watched. नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। स्पेशलाइज्ड सेल्स के लेक्चर में मुझसे, मुझे अच्छे से याद है, बच्चों ने ट्विंस के पूछा और मैंने पूरा एक लेक्चर ट्विंस पे जाया कर दिया था। तो बहरहाल, क्योंकि एग और स्पर्म वहां पढ़ाया था ना मैंने स्पेशलाइज्ड सेल में, तो वहां पर ये डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है। उसूली तौर पे आपको पता होना चाहिए था। चलो, अब नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो होता ये है कि आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते हैं, ये एक स्पर्म है और लेट्स से ये एग है। ठीक है, स्पर्म और एग फ्यूज हुए, और फ्यूज होने से एज अ रिजल्ट क्या बना, जाइगोट बन गया। ठीक है, दैट जाइगोट, दिस इज अ जाइगोट। अब जब ये जाइगोट डिवाइड हो रहा होता है ना, ड्यूरिंग डिवीजन इट सेपरेट्स, इट डिवाइड्स इनटू टू हाफ। ठीक है, दो, एक जाइगोट के दो हिस्से बन जाते हैं, एंड दिस इंडिविजुअल ग्रो इनटू, दिस थिंग ग्रोज इनटू वन इंडिविजुअल, एंड दैट थिंग ग्रोज इनटू अनदर इंडिविजुअल। तो चूंकि ये एक ही जाइगोट से बने होते हैं, एक स्पर्म और एक एग के फ्यूजन से एक जाइगोट बना, और फिर वो जाइगोट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो बिकॉज दे आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विद वन एज egg, therefore they are identical। अगर उसी जगह जो दूसरे टाइप के ट्विंस होते हैं, जिनको फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हो, उसमें अलग केन होता है। उसमें एक स्पर्म अब्बा का एक एग को, और दूसरा स्पर्म दूसरे एग को फर्टिलाइज करता है, तो ये अलग जाइगोट बनता है, ये अलग जाइगोट बनता है। इससे तुम्हारा भाई पैदा हुआ, इससे तुम पैदा हुए, दोनों अलग होते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल फ्रेटर्नल ट्विंस। यस आयशा फैसल? नहीं नहीं यस। सर, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा, पूछना अभी फातिमा तो। बोलो, फातिमा बोलो, जल्दी बोलो बेटा, तो आवाज बैठ रही है बहुत। तो जल्दी से बोलो बेटा, जैसे क्या कि बोल रही हो जो फातिमा? आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, इसमें प्लासेंटा भी दो होते हैं। सॉरी? ये जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स है, जैसे जाइगोट ज्यादा डिवाइड हो जाता है, मतलब देखो, तो आइडेंटिकल इसमें ट्विंस में यूजुअली एक कॉमन प्लासेंटा होता है। जो फ्रेटर्नल ट्विंस तो- होते हैं उनमें डिफरेंट होता है। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। नो वेलकम। चलो मेरे बच्चे, यहीं पर आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। सी यू गाइस इन रेगुलर क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जी मुर्तजैन बोलो, मुर्तजैन कुछ बोल रहे हो? बोलो मुर्तजैन। अनम्यूट, अच्छा, ओ सॉरी। तुम हैंड तो रेज कर लो, हैंड रेज करो, बोलो। जी मुर्तजैन। सलामकुम सर।
वालेकुम सलाम। सर वो मेरा कल मॉक है तो इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया पूरी, तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? इसकी हाँ मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी। सही है सर। जी थैंक काजी नकी जहीं। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, thing is that doesn't the brain